Assalamu alaikum. Today I am going to interact with CTS paper number 05 in which we will be discussing about the chemistry portion of the paper. Let's start the first portion. What is the quantity of NaOH present in 250 cc of the solution so that it gives a pH equal to 13? हमें चाहिए क्या इसमें से हमें चाहिए कि क्वांटिटी ऑफ NaOH कितना प्रेजेंट होगा इन 250 cc ऑफ सोल्यूशन 250 cc ऑफ सोल्यूशन मींस आपको जो सोल्यूशन का अमाउंट दिया वो दिया है 250 ml ऑफ द सोल्यूशन। आपको जो pH आना चाहिए सोल्यूशन का दैट मस्ट बी इक्वल टू 13। तो आपको बोलना है कि इसमें क्वांटिटी ऑफ NaOH कितना प्रेजेंट होगा। वो क्वांटिटी ऑफ NaOH हम कैसे निकालेंगे? क्वांटिटी ऑफ NaOH हम ऐसे निकालेंगे, पहले क्या दिया हुआ है pH इज इक्वल टू 13, pH इज इक्वल टू 13। वी नो हमें पता है बेटा कि जो pH प्लस POH होता है pH प्लस POH दैट्स इक्वल टू 14, वो 14 के बराबर होता है। अगर हम इसमें निकालेंगे बेटा POH किसके बराबर होगा? इट वुड बी इक्वल टू 14 माइनस POH। ये होगा हमारा POH वैल्यू जो 14 माइनस PH 14 माइनस PH आएगा ये। अब POH का वैल्यू कितना होगा? POH मस्ट बी इक्वल टू इट इज इक्वल टू 14 माइनस pH का वैल्यू दिया है दैट्स इक्वल टू 13। देयरफॉर POH जो होगा POH इज इक्वल टू 1, POH होना चाहिए 1 के बराबर। इफ POH इज इक्वल टू 1, अगर POH का वैल्यू 1 आ गया इसका मतलब हो गया दैट इज जो OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन जो होगा इट मस्ट बी इक्वल टू 10 रेज पावर माइनस 1। जो OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन होगा इट इज 10 रेज पावर माइनस 1। अगर OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन होगा 10 रेज पावर माइनस 1 इट ऑल्सो मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए इट शुड बी इक्वल टू 10 रेज पावर माइनस 1। ऐसा क्यों कि कॉन्सेंट्रेशन 10 रेज पावर माइनस 1 होगा? क्योंकि यहाँ पे इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो एन फैक्टर है दैट इज इक्वल टू 1। सो जो OH का कॉन्सेंट्रेशन होगा वही निकलेगा NaOH का भी कॉन्सेंट्रेशन। हमें कॉन्सेंट्रेशन पता है, हमें वॉल्यूम पता है, वी कैन सिंपली गेट द नंबर क्वांटिटी ऑफ NaOH हम निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे? मोलैरिटी का एक फॉर्मूला आपके पास है, मोलैरिटी इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन ml। मोलैरिटी आपको पता है, सोल्यूशन की मोलैरिटी क्या है NaOH की, दैट्स 10 रेज पावर माइनस 1। 10 रेज पावर माइनस 1 इट इज इक्वल टू WB आपको निकालना है। मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वो होता है 40 के बराबर। मोलर मास इज इक्वल टू 40 इंटू 1000 डिवाइड बाई 250, 1000 डिवाइड बाई 250। इसको सिंपलीफाई करेंगे 250 और 1000 ये हो गया बेटा 4 के बराबर, 4 और इसको सिंपलीफाई करेंगे ये हो गया 10 के बराबर। 10 इंटू 10 रेज पावर माइनस 1 हो गया दैट्स इक्वल टू 1 विच मीन्स WB मस्ट बी इक्वल टू 1 ग्राम के बराबर होना चाहिए। सो इसके ऑप्शंस में कोई ऑप्शन तो मैच करेगा डेफिनेटली। तो इसका आंसर होगा बेटा थर्ड पार्ट विच इज इक्वल टू 1 ग्राम। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा, व्हाट इज द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन। आपको निकालना है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड इन द सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। क्या मिक्स कर रहे हैं? 300 ml ऑफ 3 मोलर NaCl सोल्यूशन एंड 200 ml ऑफ 4 मोलर बैरियम क्लोराइड सोल्यूशन। अब कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे हम? सिंपल सा फॉर्मूला है, इट इज मोलैरिटी अपॉन मिक्सिंग, वही निकालना आपको। तो मोलैरिटी अपॉन मिक्सिंग क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस आयन कितना होगा? मैं लिखूंगा मोलैरिटी ऑफ Cl माइनस आयन, Cl माइनस की मोलैरिटी कितनी होगी? इट इज इक्वल फॉर्मूला सिंपल सा लगा देंगे बेटा M1 वी राइट फॉर्मूला हम ऐसे लगा देंगे N1। हम फॉर्मूला निकालेंगे N1 या M1 भी लिख सकते हैं, M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइड कर लेंगे बेटा V1 प्लस V2। तो हम लिखेंगे M क्लोराइड कितना होगा बेटा? इट इज इक्वल टू M1 व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ द फर्स्ट सोल्यूशन दैट इज 3, इट इज 3 इंटू 300 प्लस मोलैरिटी ऑफ क्लोराइड आयन। ध्यान रखना मोलैरिटी ऑफ क्लोराइड आयन कितनी होगी इन सेकंड सोल्यूशन। जो सेकंड सोल्यूशन है उसकी मोलैरिटी दी है 4, मोलैरिटी दी है बेटा 4 इंटू उसका वॉल्यूम दिया है 200, वॉल्यूम इज 200 इंटू देखो क्या बेटा जो सेकंड वाला सोल्यूशन है उसमें बैरियम क्लोराइड के एक मॉलिक्यूल से निकल सकते हैं 2 क्लोराइड आयंस। तो जो 2 क्लोराइड आयंस होंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2, डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन विच इज 300 प्लस 200 विच इज इक्वल टू 500। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा बेटा? ये हो गया 900 प्लस 4 इंटू 2 हो गया 8 दैट इज 1600 डिवाइड बाई 500 विच इज इक्वल टू 2500 डिवाइड बाई 50 के बराबर आएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 250 डिवाइड बाई 5 यू नो इट इज़ 51 और ये होगा 5 5 तो 25 तो ये आएगा 0। इसका आंसर आएगा 2 0 है बेटा, यहाँ पे 2 0 काटेंगे तो 5 आएगा आंसर विच इज़ इक्वल टू आंसर आएगा बेटा इसका 5, आंसर वुड बी इक्वल टू 5। तो आंसर आएगा बेटा 5 मोलर विच मीन्स इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा इसका आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका आंसर 5 मोलर के बराबर।
देखिए बेटा क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्बिलिटी ऑफ AgBr, जो AgBr है उसकी सॉल्बिलिटी किस में होगी मिनिमम, सबसे कम किस में होगी सॉल्बिलिटी। पहली बात, प्योर वाटर ऑप्शन दिया है CaBr2, इसके साथ कॉमन आयन है Br माइनस, यहाँ पे भी कॉमन आयन है, Ag प्लस है, यहाँ पे भी Ag प्लस होगा, और यहाँ पे भी Br है, यहाँ पे भी Br है। पहली बात है कि सबसे ज़्यादा सॉल्बिलिटी होगी जहाँ पे कोई भी कॉमन आयन इफेक्ट नहीं होगा, और कॉमन इफेक्ट किस में प्रेजेंट नहीं है, प्योर वाटर में नहीं है, इसमें होगी मैक्सिमम सॉल्बिलिटी। अगर मैक्सिमम सॉल्बिलिटी है लेकिन हमें पूछा है कि मिनिमम सॉल्बिलिटी किस में है, तो मिनिमम सॉल्बिलिटी उसमें होगी जो कॉमन आयन इफेक्ट ज़्यादा करेगा। अगर हम AgBr लेंगे, AgBr जब डिसोशिएट होगा तो ये देगा बेटा Ag प्लस और देगा ये Br माइनस 1, तो ऐसे डिसोशिएट होगा, रिवर्सिबली डिसोशिएट होगा। अब ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो Br की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा या Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा वो कॉमन आयन इफेक्ट करेगा, जो कॉमन इफेक्ट करेगा वो उसका करेगा बेटा बैकवर्ड शिफ्ट। अगर इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा बैकवर्ड तो इसकी सॉल्बिलिटी क्या होगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। अब इनमें से जो आप इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड कर रहे हैं इनमें से कौन करेगा कॉमन आयन इफेक्ट, ये भी कॉमन इफेक्ट करेगा, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ तीनों करेंगे कॉमन इफेक्ट। सबसे ज़्यादा कॉमन इफेक्ट कौन करेगा, सबसे ज़्यादा जो कॉमन आयन इफेक्ट करेगा वो करेगा बेटा Br2, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन तीनों के सेम है CaBr2। जो CaBr2 होगा जब ये डिसोशिएट होगा ये बनाएगा बेटा Ca+2 आयन और देगा ये ट्वाइस Br माइनस 1 आयन। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन जो Br का होगा वो ज़्यादा होगा, तो Br का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से बैकवर्ड शिफ्ट होगा, बैकवर्ड शिफ्ट की वजह से जो सॉल्युबिलिटी होगी वो इस सोल्यूशन में AgBr की सबसे कम होगी। तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आपको निकालना है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस किसका, N/100 नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ KCN का आपको डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालना है। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैसे निकालेंगे, KCN जो होता है KCN एक साल्ट होता है, किसका बना होगा, एक तो बना है बेटा ये KOH का साल्ट है ये, प्लस और उसके अलावा होगा बेटा इसमें HCN साल्ट। अब ये KOH जो होता है, KH कौन सा साल्ट होता है बेटा, सिंपल में देखिए आप बेटा, KOH जो होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग बेस, KH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, जो HCN होता है इट इज़ अ वीक एसिड, HCN इज अ वीक एसिड। अब देखिए ये तो सिंपल साल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, सिंपल सा क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का आपको निकालना है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कितना होगा। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे हम H इज इक्वल टू रूट ऑफ KH/C, रूट ऑफ KH डिवाइड बाई C, H is equal to root of KH/C, H is degree of hydrolysis, KH is hydrolysis constant, तो C कर देंगे डिवाइड, इट्स इक्वल टू, इसको लिखते हैं हम रूट ऑफ, वो होगा KW डिवाइड बाई KA इंटू C, डिवाइड बाई K इंटू C। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, रूट ऑफ KW का वैल्यू हो गया 10⁻⁻14 डिवाइड बाई K का वैल्यू वहीं से दिया 1.4 इंटू 10⁻⁻9, ये वैल्यू वहीं से दिया, इंटू कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया बेटा, कॉन्सेंट्रेशन इज N/100 दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻2 के बराबर इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके जो इसका आंसर आएगा वो आएगा बेटा 10⁻14 रूट ऑफ 10⁻14 रूट ऑफ 10⁻14 डिवाइड कर लेंगे बेटा 1.4 इंटू कितना आएगा 10⁻11, इसको आगे बढ़ाइए, 10⁻14 को 11 ऊपर आएगा, 11 आएगा तो ऊपर कितना बचेगा 10⁻³ बचेगा ऊपर, -3 डिवाइड कर लेंगे 1.4। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ रूट ऑफ 10 डिवाइड बाई 1.4 इंटू रूट ऑफ 10⁻⁻4 ऐसे कर देंगे, तो h की वैल्यू कितनी आएगी, h इज इक्वल टू वो आएगा बेटा रूट ऑफ 10 डिवाइड बाई 1.4, 10 डिवाइड बाई 1.4 इंटू, अगर इसका अंडर रूट करेंगे तो 10⁻⁻2 आएगा, 10⁻⁻2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 7 पॉइंट अंडर रूट आएगा इसका 7.14 इंटू 10⁻⁻2, h इज इक्वल इसका बेटा आंसर निकालेंगे 7.14 का आएगा रूट ऑफ 2.67 आएगा, 2.67 इंटू 10⁻⁻2, तो 2.67 इंटू 10⁻⁻2 मीन्स इसका जो आंसर होना चाहिए इट मस्ट बी 2.7 इंटू 10⁻⁻2, सेकंड ऑप्शन इज द मोस्ट अप्रोक्सीमेट आंसर। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा द हाईएस्ट pH वैल्यू
इज ऑफ, इट शुड हैव बीन इज ऑफ। तो हाईएस्ट पीएच वैल्यू किसका है? पहली बात है कि हाईएस्ट पीएच वैल्यू किसका होगा, तो वो समझेंगे। पहला ऑप्शन जो दिया है इसमें, पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शन में क्या लिखा बेटा? हाईएस्ट पीएच वैल्यू 0.1 मोलर NaCl। 0.1 मोलर NaCl इज ए न्यूट्रल साल्ट, इसका जो पीएच होगा पीएच इज इक्वल टू 7, तो सीधी बात है पीएच 7। 0.1 मोलर NH4Cl, जो NH4Cl होता है ये साल्ट होता है किसका बेटा? एक तो होता है ये NH4Cl, आप खुद समझिए, एक साल्ट है, एक तो है स्ट्रॉन्ग एसिड का और वीक बेस का साल्ट है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वीक बेस साल्ट होगा, इसका पीएच जो होगा इट वुड बी लेस देन 7, इसका पीएच निकलेगा लेस देन 7। अब तीसरा वाला देखिए आप बेटा, 0.1 मोलर CH3CONa। CH3CONa मीन्स इट इज अ साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एसिटिक एसिड। तो इसका जो पीएच होगा, पीएच मस्ट बी ग्रेटर देन 7। अब ये इसमें जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो पीएच लगभग 14 के करीब ज़्यादा होगा, तो स्ट्रॉन्ग बेस है इसलिए 14 के करीब ज़्यादा होगा। और इस वाले में क्या है? इस वाले में वीक एसिड है और वीक बेस है, इसका जो पीएच होगा वो कहीं 7 के अराउंड ऊपर नीचे कहीं आ सकता है, वीक एसिड वीक बेस होगा। तो अब जो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा दैट इज आंसर नंबर 3, 0.1 मोलर CH3CONa। Addition of H plus and OH minus ions, ion concentration at 90 डिग्री सेंटीग्रेड। 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे एडिशन ऑफ H प्लस और OH माइनस आयंस का कितना होता है? देखिए पहली एक चीज़ आप याद रखेंगे, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे, वाटर का जो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन होता है वो होता है 10⁻⁻7, और OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन भी कितना होता है? इट इज़ इक्वल टू 10⁻⁻7 के बराबर होता है, बट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप इनका कॉन्सेंट्रेशन का सम करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस करेंगे, प्लस करेंगे हम बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, इनका सम करेंगे, दैट्स इक्वल टू 10⁻⁻14। और इस टाइम पे जो पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल जो होगा, पीएच स्केल कहाँ रन करता है? इट गोज अप टू 14। पीएच स्केल हो जाएगा बेटा कहाँ से तक? ये 1 से 14 तक जाएगा पीएच स्केल। तो 14 जो 1 से 14 तक पीएच स्केल का रेंज होगा वो होगा जब टेम्परेचर कितना होगा बेटा? 25। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये आएगा H पॉजिटिव, आयनिक प्रोडक्ट निकालना है तो बेटा ये आएगा H पॉजिटिव, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस मल्टीप्लाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर आ गया 10⁻⁻14। अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? पहली बात याद रखेंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, आयनिक प्रोडक्ट बढ़ेगा। अगर ये 10⁻⁻14 है, इट इंक्रीज, इट बिकम्स 10⁻⁻13 -12 बढ़ेगा, -10 बढ़ेगा। लेकिन जब टेम्परेचर होगा 90 डिग्री सेंटीग्रेड, उस वक्त याद रखना जो पीएच स्केल होता है इट गोज अप टू 12 ओनली, ये 12 तक जाता है। पीएच स्केल जो होगा, पीएच स्केल वो जाता है 12 तक। अब पीएच स्केल अगर 12 तक हो गया, इसका मतलब इन दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन होगा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो होगा पीएच H प्लस एंड OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन जो होगा, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 10⁻⁻12 के बराबर, दैट्स इक्वल टू 10⁻⁻12। इसका मतलब ये हुआ कि जो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन होगा इट मस्ट बी इक्वल टू 10⁻⁻6 मोलर, और लाइक वाइज जो OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए इट शुड बी इक्वल टू 10⁻⁻6 मोलर। तो ये बनेगा कॉन्सेंट्रेशन है 90 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये होगा, आपको क्या निकालना है बेटा? एडिशन। अब एडिशन क्या करेंगे आप? H प्लस का एडिशन करेंगे प्लस OH माइनस का एडिशन, आपको एडिशन निकालना है। एडिशन निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा? 10⁻⁻6 प्लस 10⁻⁻6, वो हो गया 2 × 10⁻⁻6। दिस वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इसका जो ऑप्शन आएगा 2 × 10⁻⁻6, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। Which are the following combinations will make a basic buffer solution? इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन होगा जो बफर सोल्यूशन बनाएगा? देखिए पहला कॉम्बिनेशन क्या है? पहला कॉम्बिनेशन है CH3COONA प्लस वो दिखा है बेटा HCl। अगर मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लूँ, क्या है बफर बनाएगा नहीं बनाएगा? पहले इनका रिएक्शन करवाते हैं। इनका रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा? इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा CH3COH बनेगा, CH3COH बनेगा प्रोडक्ट, प्लस बनेगा NaCl और एक साल्ट बनेगा। अब ये रिएक्शन देखिए, ये रिएक्शन पूरा बैलेंस्ड इक्वेशन है। अगर बैलेंस्ड इक्वेशन है तो इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। अब इसके कितने मोल्स आपने पहले दिए हैं? 2 मोल, क्वेश्चन में दिए हैं इसके 2 मोल। इसके कितने मोल दिए हैं बेटा? 1 मोल इसका दिया हुआ है, और इनिशियली अगर ये 2 मोल 1 मोल है, ये होगा 0। अब इसमें से कुछ अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा, इसमें से कुछ अमाउंट डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा? ये इसका LR बनेगा, ये ER बनेगा। इसमें से कितना खत्म हो जाएगा? इसमें खत्म हो जाएगा 1 मोल। अभी बचेगा कितना? लेफ्ट मोल्स कितने होंगे? लेफ्ट होगा बेटा 1 मोल के बराबर।
तो ये 1 मोल बचेगा। अब ये कितना बचेगा, इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ खत्म होगा, ये कुछ नहीं बचेगा। और जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितना बनेगा, प्रोडक्ट का डिसाइड करेगा एलआर, और एलआर के हिसाब से जो एसिटिक एसिड बनेगा वो बनेगा बेटा 1 मोल। अगर वो 1 मोल बन गया, आपके पास लास्ट में क्या बचा है, एक तो बचा है आपके पास ये एक एसिड है, ये एक वीक एसिड है, ये हो गया वीक एसिड, और आपके पास क्या बच गया, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस साल्ट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस साल्ट आपके पास बच गया। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, वीक एसिड एंड इट इज साल्ट विथ अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये कॉम्बिनेशन बनाएगा बेटा एसिडिक बफर, ये बनाएगा बेटा एसिडिक बफर। तो बात सिंपल है, ये बनाएगा एसिडिक बफर, तो पहला वाला ऑप्शन इसमें आएगा। चेक करते हैं बेटा दूसरा ऑप्शन आएगा या नहीं आएगा। नंबर सेकंड ऑप्शन, एसिटिक एसिड 2 मोल और NaOH बनाएगा बेटा 1 मोल। ऑब्वियस सी बात है, एसिटिक एसिड अगर 2 मोल है, NaOH 1 मोल है, NaOH और ये जो आपस में कंबाइन होंगे 1:1 रेशियो में कंबाइन होंगे, NaOH 1 मोल पूरा खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या इसमें, एसिटिक एसिड तो बच जाएगा। एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट जो बनेगा वहाँ से, वो दोनों आपस में बना लेंगे बफर सोल्यूशन। सिंपल एज दैट। अब उसके बाद तीसरा ऑप्शन जो दिया ना, जो इसका आंसर है वही दिया तीसरा ऑप्शन, आपको दिया एक वीक एसिड और दिया आपको उसी का साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड इट इज साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, ये भी बना लेगा बफर। तो इसका जो आंसर होना चाहिए, पहला भी बफर, दूसरा भी बफर, तीसरा भी बफर, इसका आंसर आएगा बेटा फोर्थ पार्ट, इन विच ऑल द 3 आर कंसिडर्ड एज बफर सोल्यूशंस। तो ये बनेगा बेटा बफर सोल्यूशन। चलिए देखिए बेटा क्या करना है आपको निकालना है बेटा एक्टिव मास। एक्टिव मास आपको निकालना है 2 मोल ऑफ NaCl। 2 मोल ऑफ NaCl दिए कैप्टीन 4 लीटर कंटेनर एट NTP। तो एक्टिव मास किसके बराबर होता है, एक्टिव मास इज इक्वल टू मोलैरिटी। एक्टिव मास निकलेगा बेटा मोलैरिटी के बराबर। मोलैरिटी किसके बराबर आएगा, N/V के बराबर। और नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4, 2/4 आएगा बेटा 1/2, तो 1/2 विल बी द करेक्ट आंसर, 1/2 आएगा बेटा इसका करेक्ट आंसर। देखिए बेटा क्या करना है, फॉर द इक्विलिब्रियम आपको एक रिएक्शन दिया है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन इक्विलिब्रियम में। अब आपको क्या करना, व्हाट इज द टेम्परेचर, आप कौन सा टेम्परेचर होगा, एट विच Kp डिवाइड बाई Kc इज इक्वल टू 3। किस टेम्परेचर पे Kp डिवाइड बाई Kc किसके बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू 3। अब Kp बाई Kc कोई इक्वेशन है जिसमें हम इसको रिलेट कर सकते हैं, हाँ एक इक्वेशन है हमारे पास जिसमें Kp Kc के साथ रिलेट कर सकते हैं। Kp इट इज इक्वल टू Kc RT टू द पावर डेल्टा Ng, RT टू द पावर डेल्टा Ng, Kp आएगा Kc के बराबर RT टू द पावर डेल्टा Ng। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को रीअरेंज करिए। मैं लिखूंगा Kp डिवाइड बाई किससे करूंगा बेटा, Kp को डिवाइड कर लेंगे Kc से, Kp डिवाइड बाई Kc उसको डिवाइड करेंगे, इट इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा बेटा RT। अब पावर में है डेल्टा Ng, डेल्टा Ng कितना आएगा, इसका जो कोफिशिएंट है बेटा, इसका जो कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट 1 है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, तो आएगा 1 + 1 2, 2 - 1, जो कोफिशिएंट आएगा ऊपर पावर दैट इज इक्वल टू 1। इस रिएक्शन का डेल्टा Ng 1 के बराबर है। आपको निकालना है टेम्परेचर, Kp बाई Kc वहीं से दिया, Kp बाई Kc इज इक्वल टू 3, हम लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाई R, इट्स इक्वल टू T, 3/R आएगा T के बराबर। तो T किसके बराबर आएगा, T इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई R। R इस इक्वेशन में ऑलवेज लेना पड़ता है 0.08, उसका वैल्यू हो गया 1/12 के बराबर। तो 12 ऊपर जाएगा, 3 × 12 हो गया लगभग 36.5 के बराबर आ गए, 36.5 जब पूरा लेंगे वैल्यू, तो इसका जो ऑप्शन आना चाहे दैट ऑप्शन वुड बी द थर्ड ऑप्शन, 36.54 केल्विन। A B C D, A plus B gives C plus D. If initially A and B are both are taken in equal amounts, आपने A और B को लिया equal amounts में at equilibrium, ठीक। concentration of D at equilibrium अलग से, concentration of D जो होगा वो होगा twice that of A, then what will be the equilibrium constant of the reaction। पहले इस रिएक्शन को लिख लेते हैं, आंसर खुद ही आएगा। हम लेंगे A plus B जो होगा बेटा, it gives C plus D, ये जो A और B होगा कंबाइन होगा और क्या बनाएंगे, C plus D तो दे देंगे। अब आपको करना है क्या, अब आपको पहले ये डिसाइड करना है कि अगर A और B आपस में कंबाइन हो गए, C और D बना दिया, आपने पहले A और B को लिया इन इक्वल अमाउंट्स। इक्वल अमाउंट हम मान लेंगे बेटा 1 के बराबर लिया, ये 1 लिया, ये 1 लिया, ये 0 होगा, ये कितना होगा, ये 0 होगा। अब उसके बाद जब इसमें इक्विलिब्रियम आएगा, पहले T इज इक्वल टू 0, फिर हम लेंगे इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इसमें से कुछ अमाउंट खत्म होगा, कितना खत्म होगा, 1 - x। इसका कितना खत्म होगा, खत्म हो जाएगा x, तो बचेगा कितना, 1 - x। अब ये कितना बनेगा, ये भी बनेगा x, और ये भी कितना बनेगा, ये भी बनेगा बेटा x के बराबर। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक। अब हमें वहीं से एक कंडीशन दिया, कंडीशन क्या दिया, इक्विलिब्रियम पे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D है वो डबल है A का। अब A का कॉन्सेंट्रेशन कितना है एट इक्विलिब्रियम, A का कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम है 1 - x, तो मैं लिखूंगा एट इक्विलिब्रियम क्या लिखा है, एट इक्विलिब्रियम
इक्विलिब्रियम पे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी दिया बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो अगर ये आपस में बराबर है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के बराबर है, तो मैं लिखूंगा डी का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा एट इक्विलिब्रियम, दैट इज इक्वल टू एक्स। तो वो एक्स के बराबर होगा, एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 2 टाइम्स व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का कॉन्सेंट्रेशन होगा 1 माइनस एक्स। सो वी राइट एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 2x। तो ये 2x को यहाँ लाओ, वो बनेगा x प्लस 2x इज इक्वल टू 2, वो आएगा 3x इज इक्वल टू 2। तो x की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 2/3। तो ये तो आ गया x का वैल्यू। अगर हमें x का वैल्यू पता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट खटाक से निकाल देंगे। कैसे निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k इज इक्वल, बेटा वन स्टेप में कर देंगे, नजर रखिएगा। k इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा, k इक्विलिब्रियम इज इक्वल इन दो का मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर हो गया बेटा बराबर इसका स्क्वायर, वो हो गया 4 डिवाइड बाई 9, इसका अगर स्क्वायर करेंगे वो हो गया 2/3। इसको लिख देंगे बेटा 2/3 इंटू कर देंगे दोबारा 2/3। उसके बाद डिवाइड क्या करेंगे बेटा, 1 माइनस एक्स 2 बार आपको लिखना है, 1 माइनस 2/3 इंटू 1 माइनस 2/3, 1 माइनस 2/3। अब इसको आप सॉल्व करिए, देखिए कितना आएगा। के ई क्यू इज इक्वल टू वो किसके बराबर आएगा, ऊपर वाला हो गया सीधे 4/9, 4/9। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा बेटा 1/3 इंटू 3 हो गया 9, 1/9, 9 और 9 इसमें कैंसिल होगा, आंसर वुड बी इक्वल टू 4। आंसर आएगा बेटा इसका 4, इसका जो आंसर होगा दैट वुड बी 4th पार्ट, दैट्स इक्वल टू 4। देखिए क्या लिखा है, एट ए सर्टेन टेम्परेचर ओनली 50% ऑफ, कोई टेम्परेचर है जिसमें सिर्फ क्या है बेटा, ओनली 50% ऑफ HI इज डिसोशिएटेड। आपने HI लिया, उसका 50% डिसोशिएट हो रहा है किसी टेम्परेचर पे, हो गया डिसोशिएट इन द रिएक्शन, ट्वाइस HI gives H2 प्लस I2। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना आएगा, देखिए HI आपको दिया हुआ है, HI ट्वाइस HI, ये डिसोशिएट हो रहा है लेकिन ओनली 50%। इसमें क्या बन रहा है, H2 और I2 बन रहा है, ये बनेगा H2 और I2। अब ये डिसोशिएट कितना हो रहा है, ये सिर्फ 50% डिसोशिएट हो रहा है। अगर ये 50% डिसोशिएट होगा ना बेटा, 50% डिसोशिएट होने का मतलब, अगर मैंने इसको बेटा 1 मोल, ये आपने 2 मोल लिया है इनिशियली, लेट्स अज्यूम कि आपने 2 मोल लिए हैं, 2 मोल में से बचेगा कितना, फिर एक मोल तो डिसोशिएट हो गया, अब इसमें बचेगा लेकिन 1 मोल, तो 1 मोल बचेगा। कितना लेफ्ट है आफ्टर डिसोसिएशन, पहले आपने लिया हुआ कितना है, लिया है बेटा जितना भी लिया है 50% डिसोशिएट होगा, आपने 2 मोल लिया तो 1 मोल बचेगा। अगर ये 2 मोल खत्म हो गए बनेगा 1 मोल, अगर ये 1 मोल खत्म हुआ ये कितना बनेगा, ये बनेगा बेटा हाफ मोल, 1/2 मोल, और ये भी कितना बनेगा बेटा 1/2 मोल। अब हमें सबके कॉन्सेंट्रेशन पता है, इक्विलिब्रियम पे जब डिसोशिएट होगा एट इक्विलिब्रियम, तो तब Kc किसके बराबर आएगा, Kc इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 divided by 1 which is equal to 1/4 which is equal to 0.25. 0.25 would be the correct answer of the question. इसका पहला ऑप्शन आएगा 0.2। अब क्वेश्चन नंबर 633 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 633 में बेटा लिखा है कि अगर A है वो 90% कन्वर्ट हो गया इनटू B, A कन्वर्ट हो गया B में, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन A गिव्स 3B, A जो कन्वर्ट हो रहा है वो 3B में कन्वर्ट हो रहा है। वैल्यू ऑफ D/D, अब ये जो D डिवाइड बाई D होता है इसका मतलब क्या होता है, ये D होता है इनिशियल वेपर डेंसिटी और स्मॉल d होता है एक्सपेरिमेंटल वेपर डेंसिटी, इनका जो रेशो होगा एट दिस पॉइंट इज, वो रेशो कितना होगा। पहले हम रिएक्शन को समझ लेते हैं, रिएक्शन को समझ लेंगे तो क्या लिखेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन है A गिव्स क्या दे रहा है बेटा 3B, A गिव्स 3B। अब A कितना कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट्स में, 90% कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब इस रिएक्शन में जो अल्फा दिया होगा, अल्फा वुड बी इक्वल टू 0.9। जब आप अल्फा निकालते हैं आप परसेंटेज नहीं निकालते हैं, आप फ्रैक्शन निकालते हैं, तो अगर फ्रैक्शन निकालेंगे तब, अब देखिए टाइम अगर 0 के बराबर है, टाइम 0 के बराबर है, ये 1 के बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो इसके 1 मोल में से कितना खत्म होगा, इसके 1 मोल में से खत्म होगा बेटा 90%, विच मीन्स 0.9 तो खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद इक्विलिब्रियम पे कितना आएगा, इक्विलिब्रियम पे इसमें से कितना खत्म होगा, 1 में से खत्म हो जाएगा x को हमें मानना है 0.9। अब ये कितना बनेगा, ये बनेगा बेटा 3 टाइम्स x, इस A में से खत्म हो रहा है x हमें वही से दिया है, 1 में से कितना खत्म हो रहा है 0.9, अब ये कितना बनेगा 3x। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल्स, वो किसके बराबर होगा 1 माइनस x प्लस 3x, वो किसके बराबर आएगा 1 माइनस 0.9
प्लस 3 इंटू 0.9, वो टोटल में आएगा बेटा 2.8 के बराबर। 2 इज द नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम के मोल्स है 2.8 और इनिशियली आपके पास कितने मोल्स हैं, दैट्स इक्वल टू 1। अब हमें जो रेशो निकालना है, रेशो किसका आपको निकालना है, रेशो आपको निकालना है बेटा डी डिवाइड बाई डी, डी डिवाइड बाई डी। अब डी कौन सी डेंसिटी है बेटा, डी इज द इनिशियल वेपर डेंसिटी, और जो स्मॉल डी है ये कौन सी है, इक्विलिब्रियम वेपर डेंसिटी। इनका रेशो आप ऐसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इनिशियली। वो नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना है बेटा 2.8, यहाँ पे लिख देंगे 2.8 डिवाइड बाई 1, आंसर वुड बी 2.8। दिस इज द रेशो ऑफ डेंसिटीज। और इसमें एक चीज़ भी याद रखें, जो कैपिटल डी होता है इनिशियल वेपर डेंसिटी वो ऑलवेज ज़्यादा होता है देन एक्सपेरिमेंटल वेपर डेंसिटी विच इज प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। तो आंसर क्या आएगा बेटा इसका 2.8, इसका आंसर आएगा बेटा फोर्थ पार्ट विच इज 2.8। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द इक्विलिब्रियम, इनमें से कौन इक्विलिब्रियम के लिए सही नहीं है। अब इक्विलिब्रियम क्या हमें दिया, N2 प्लस O2 दिया, कंबाइन हो रहे हैं, N2 और O2 आपस में कंबाइन हो रहे हैं और बना रहे हैं NO। डेल्टा H इसका पॉजिटिव है, प्लस यहाँ पे साइन है, लिखा नहीं है तो प्लस है, प्लस 180। द फॉर्मेशन ऑफ NO इज इंक्रीज्ड एट हाई टेम्परेचर। NO का जो फॉर्मेशन होगा हमें क्या लिखना है, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो ये पहली बात तो ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ NO जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस एंडोथर्मिक। द वॉल्यूम चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर डज नॉट इफेक्ट द इक्विलिब्रियम, ये बात तो सब मानते ही हैं कि अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम चेंज करेंगे देयर इज नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा वॉल्यूम चेंज करने से। द प्रेशर चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम डज नॉट इफेक्ट द इक्विलिब्रियम, वो इसलिए नहीं क्योंकि इसका डेल्टा एन जी जीरो है, डेल्टा एन जी जीरो है तो प्रेशर चेंज भी कोई इफेक्ट नहीं करेगा। द फॉर्मेशन ऑफ NO इज डिक्रीज एट हाई टेम्परेचर, नहीं, फॉर्मेशन ऑफ NO जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा एट हाई टेम्परेचर, इसने लिखा है डिक्रीज, इसका मतलब नॉट करेक्ट जो ऑप्शन है वो ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट। ये वाला जो रिएक्शन लिखा है कि ये बोला है कि इस रिएक्शन में बताइए फॉलोइंग ग्राफ, ये बताए क्या एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा या एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ये कैसे निकालेंगे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपके पास एक ब्यूटीफुल सा इक्वेशन है वेर यू राइट लॉन ऑफ के, लॉन ऑफ के इज इक्वल टू लॉन ऑफ ए माइनस डेल्टा एच डिवाइड बाई आर इंटू 1/t। ये आपके पास इक्वेशन है, इसी इक्वेशन से वो ग्राफ बना लेंगे। कैसे होगा, ln ऑफ के इट इज इक्वल टू, ये माइनस डेल्टा एच पहले लिख दो, माइनस डेल्टा एच डिवाइड बाई आर इंटू कर देंगे 1/t और माइनस प्लस हो जाएगा ln ऑफ ए। इस इक्वेशन को गौर से देखिए और आंसर बताइए। ये वाला बनेगा, ये इक्वेशन जो बनेगा ये बनेगा y इज इक्वल टू एम एस इक्वेशन, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी, दिस इज द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में देखिए बेटा, इस इक्वेशन में ये देखिए ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट होगा इसका स्लोप। इसका मतलब जो आपको क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन में जो स्लोप दिया है, स्लोप का जो उसका दिया है, क्या इस क्वेश्चन का स्लोप नेगेटिव दिया है पॉजिटिव, इसका स्लोप दिया है बेटा नेगेटिव। अगर स्लोप नेगेटिव दिया तो आपको क्या करना है, स्लोप नेगेटिव दिया इससे निकाल देंगे आंसर। मैं लिखूंगा माइनस स्लोप, जो स्लोप का वैल्यू होगा वो तो नेगेटिव निकलेगा, माइनस स्लोप इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच बाई आर। जो नेगेटिव स्लोप होगा वो होगा माइनस डेल्टा एच बाई आर। तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा एच किसके बराबर आएगा, इट इज इक्वल टू स्लोप इंटू आर, स्लोप इंटू आर। अब जो स्लोप का माइनस था वो तो कट गया, जो डेल्टा एच होगा इसका जो वैल्यू आएगा क्या वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, वो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब जो डेल्टा एच का साइन होना चाहिए दैट शुड बी पॉजिटिव। अगर डेल्टा एच का साइज पॉजिटिव होना चाहिए द रिएक्शन मस्ट बी एंडोथर्मिक, रिएक्शन होना चाहिए बेटा एंडोथर्मिक। और देखिए अब आपको क्या करना है बेटा, फॉर द इक्विलिब्रियम एक प्रोसेस आपको दिया है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स ट्वाइस CO दे रहा है। Kp इसका दिया बेटा 63 atm एट 1000 केल्विन। इफ एट इक्विलिब्रियम पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO है वो ज़्यादा है 10 टाइम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, देन टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज, इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर कितना होगा। हम क्या कर लेंगे, अब इस रिएक्शन में जो दिया है कार्बन दिया सॉलिड स्टेट में, इसका प्रेशर लेना नहीं है, सॉलिड और लिक्विड इसका नहीं लेते हैं, आपको सिर्फ गैसेस का लेना है। गैस इसमें दो है, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है। आपको क्या करना है, इन दोनों का पार्शियल प्रेशर निकालना है, पार्शियल प्रेशर निकालेंगे उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमें आंसर खुद ही आएगा। तो कैसे कर लेंगे, देखिए बेटा क्या पहली बात है, अगर मैं इस रिएक्शन का Kp वैल्यू लिखूंगा जो कि वहीं से दिया है, Kp किसके बराबर आएगा, Kp इज इक्वल टू वो आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ, पहले प्रोडक्ट वाला पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, उसका कोएफिशिएंट 2 है तो पावर लिख देंगे 2 डिवाइड लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO जो दिया है Kp इज इक्वल टू वो वहीं से दिया है, इट इज इक्वल टू 10 टाइम्स पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 10 टाइम्स, इसको भी पावर आएगा बेटा 2 डिवाइड करेंगे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2।
अब ऊपर CO2 और नीचे CO2 में देखिए अब कितने हैं, ऊपर 2 PCO2 है, यहाँ पे एक ही CO2 है, इस PCO2 ये कटेगा और ये 2 कटेगा, लेकिन ये 2 कटेगा सिर्फ PCO2 के लिए, 10 के लिए नहीं कटेगा, तो 10 का पावर अपना रहेगा, Kp इज इक्वल टू वो किसके बराबर आएगा 100 टाइम्स PCO2, 100 टाइम्स PCO2। अब PCO2 यहाँ से निकाल दिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा दैट्स इक्वल टू Kp डिवाइड बाय 100, Kp बाय 100 के बराबर। Kp का वैल्यू दिया है 63 डिवाइड बाय 100, जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.63। 0.63 क्या आ गया, इट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट इक्विलिब्रियम, वो आ गया इसका पार्शियल प्रेशर। अब आपको क्या निकालना है इसके बाद, इसके बाद जो निकालना है वो निकालेंगे हम देयरफॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ, जो आपको क्वेश्चन में वहीं से दिया है CO, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO वो किसके बराबर दिया है 10 टाइम्स पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 10 टाइम्स, तो PCO किसके बराबर आएगा, इट इज इक्वल टू 10 टाइम्स पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना दिया 0.63 विच इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO जो होगा विच विल बी इक्वल टू 6.3 ATM। तो ये आएगा इसका पार्शियल प्रेशर। अब दोनों का पार्शियल प्रेशर, ये CO का पार्शियल प्रेशर और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है, इन दोनों को सम करो, सो जो P टोटल आएगा, P टोटल एट इक्विलिब्रियम इट वुड बी इक्वल टू 0.63 प्लस 6.3 विच इज इक्वल टू 6.9 ATM would be the partial pressure at equilibrium, वो आएगा partial pressure at equilibrium, this will be the, तो इसका जो ऑप्शन आएगा बेटा, ऑप्शन कौन सा करेक्ट आएगा, इसका ऑप्शन आएगा 6.9, 6.9 ये वाला थर्ड ऑप्शन आएगा करेक्ट आंसर। देखिए लिखा क्या है, when sulfur is heated, अगर आप सल्फर को हीट करेंगे at 800 Kelvin, there exists an equilibrium, एसिड जो हो रहा है वो 4s2 में कन्वर्ट हो रहा है। द इनिशियल प्रेशर ऑफ 1 ATM, पहले जो प्रेशर था वो 1 ATM होगा, फॉल करेगा बाई 20% एट इक्विलिब्रियम, जो पहले प्रेशर होगा दैट इज इक्वल टू 1 ATM, वो डिक्रीज करेगा, फॉल करेगा, कितने से फॉल करेगा 20% से, मतलब अगर ये पहले 1 होगा तो 0.2 डिक्रीज हो जाएगा, बचेगा 0.8। फाइंड द वैल्यू ऑफ Kp फॉर द रेफर्ड रिएक्शन, इस रिएक्शन का आपको Kp निकालना, तो Kp कैसे निकालेंगे, Kp के लिए ध्यान से समझिए, हम लेंगे S8 वो होगा गैशियस, ये कन्वर्ट हो रहा है बेटा 4s2 में, 4s2 में कन्वर्ट हो रहा है और वो भी क्या है, वो भी है गैशियस। अब आपको इसका जो इनिशियली जो इसका जो प्रेशर होगा इनिशियली T इज इक्वल टू 0, इसका जो प्रेशर है दैट इज इक्वल टू 1 ATM, वो 1 के बराबर होगा, इसका प्रेशर 0 होगा। अब जब इसमें इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम के समय क्या हो रहा है 20% डिक्रीज हो रहा है, तो 1 में से कितना डिक्रीज होगा 0.2, तो अगर ये डिक्रीज होगा 0.2 ये तो इंक्रीज होगा 4 टाइम्स, क्योंकि अगर 1 मोल खत्म होगा ये 4 मोल खत्म होगा, अगर इसका प्रेशर डिक्रीज होगा बाई 1 ATM, इसका प्रेशर इंक्रीज होगा 1 into 4 ATM, तो अगर ये डिक्रीज हो रहा है 0.2 ये होगा 2 into 0.2 into 4 विच इज इक्वल टू 0.4, 0.8 के बराबर आएगा, तो ये आएगा बेटा 0.8 के बराबर, ये निकलेगा इसका पार्शियल प्रेशर। अब आपको करना है क्या, आपको निकालना बेटा इसका कौन सा वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ Kp, तो Kp ऑफ द रिएक्शन किसके बराबर आएगा, Kp वुड बी इक्वल टू Kp इज इक्वल, Kp किसके बराबर आएगा बेटा, पहले आएगा S2, पहले आएगा S2 पार्शियल प्रेशर ऑफ S2 टू द पावर, उसको पावर आएगा बेटा 4 डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ सल्फर S8 टू द पावर 1, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 4 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, Kp वुड बी इक्वल 0.8 टू द पावर 4 डिवाइड बाय आएगा बेटा 0.8 टू द पावर 1, तो बताइए Kp कितना आएगा, Kp इज इक्वल, ये एक कटेगा इसके साथ बचेगा 0.8 टू द पावर 3, 0.8 टू द पावर 3 हो गया, Kp इज इक्वल दैट इज इक्वल टू 0.8 को 3 बार ले लो वो हो गया 0.512 ATM आएगा। अब इसका जो डेल्टा Ng होगा इस प्रोसेस का डेल्टा Ng आप देखेंगे, डेल्टा Ng आएगा 4 माइनस 1 वो हो गया 3, तो इसका जो पावर आएगा वो आएगा 3, तो पावर वुड बी 3 ATM का पावर आएगा बेटा 3, तो ये निकलेगा इसका Kp ऑफ द रिएक्शन, इसका ये पावर आएगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 0.512 ATM टू द पावर 3। सोडियम कार्बोनेट ऐसे डिकम्पोज हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाएगा, ट्वाइस NaHCO3 जब डिकम्पोज हो जाएगा तो मिलेगा कि आपको ट्वाइस NH3 डिकम्पोज हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपको मिल रहा है। द इक्विलिब्रियम प्रेशर इज 1.04 ATM, इक्विलिब्रियम प्रेशर में 1.04, Kp ऑफ द रिएक्शन इज, आसान क्वेश्चन है बेटा, कर सकते हैं इजीली। तो पार्शियल प्रेशर दिया है कितना बेटा, Kp ऑफ द रिएक्शन इज, हमें क्या निकालना है बेटा, Kp ऑफ द रिएक्शन इज,
Kp जो आएगा वो आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका बेटा, CO2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, इन दोनों के सम के बराबर आएगा। अब देखिए Kp किसके बराबर आया, Kp इज इक्वल, अब क्या इनके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है डिफरेंट, इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी 1 होगा। जितना पार्शियल प्रेशर होगा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से उतना ही पार्शियल प्रेशर होगा वाटर की वजह से भी। तो मैं दोनों को सेम मानूंगा, अगर दोनों को सेम मानेंगे तो मैं लिखूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, दोनों का सेम लिखेंगे। अगर दोनों का सेम होगा तो Kp किसके बराबर आएगा, इट वुड बी इक्वल टू ट्वाइस पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो होगा इट वुड बी इक्वल टू Kp डिवाइडेड बाई 2, Kp डिवाइड बाई 2, Kp का वैल्यू दिया हुआ, Kp नहीं दिया बेटा, बेटा पार्शियल प्रेशर दिया होगा। बेटा जस्ट वेट, जस्ट अ लिटिल बेटा, मैंने Kp नहीं निकालना था यहाँ पे, मैंने यहाँ पे इसमें थोड़ा सा कर दिया बेटा, यहाँ पे Kp नहीं निकालना था, यहाँ पे मुझे प्रेशर निकालना था, Kp नहीं निकालना। तो यहाँ पे जो प्रेशर आएगा यहाँ पे लिखूंगा मैं प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कितना आएगा, प्रेशर एट इक्विलिब्रियम वुड बी दिस, तो यहाँ पे लिखेंगे हम बेटा प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। तो जो प्रेशर इक्विलिब्रियम प्रेशर दिया है प्रेशर एट इक्विलिब्रियम वो कितना दिया बेटा 1.04 डिवाइड बाई 2, वो आएगा बराबर 0.52। दिस वुड बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्या निकलेगा बेटा, पार्शियल प्रेशर। अब पार्शियल प्रेशर तो आपको पता चला, अब आपको क्या निकालना है, Kp ऑफ द रिएक्शन। अब हम निकाल सकते हैं बेटा Kp, Kp जो आएगा दैट वुड बी इक्वल टू कौन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पावर आएगा इसको 1, मल्टीप्लाई करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर और उसको भी पावर लिख देंगे 1। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 0.52, पावर आएगा 1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर भी उतना ही होगा क्योंकि हमने पहले ही माना है कि ये बराबर है, तो ये भी आएगा 0.52। टोटल में कितना आएगा बेटा 0.2704। दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। और ऑप्शन में दिख रहा है आपको एक आंसर, पहला वाला ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया किसका बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल। आपको दिया है बेटा Kc का वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू आपको वहीं से दिया 4। व्हाट परसेंटेज ऑफ अल्कोहल हैज बीन एस्टरिफाइड, आपको बताना है कि अल्कोहल का कितना परसेंटेज होगा जो एस्टरिफाई हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, पहले इसका रिएक्शन लिख देंगे। एस्टरिफिकेशन दिया तो एस्टर लेंगे हम बेटा, पहले हम लेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, CH3COH कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे प्लस C2H5OH गिव्स क्या देगा बेटा CH3COO C2H5, ये मिलेगा आपको एस्टर, प्लस मिलेगा बेटा आपको H2O वाटर मिलेगा। अब पहले हम टाइम t मान लेंगे 0, टाइम t अगर 0 मान लिया तो इसका अमाउंट मान लेंगे 1, इसका अमाउंट भी मान लेंगे 1, तो ये होगा बेटा 0 के बराबर, ये होगा बेटा 0 के बराबर। 1 1 क्यों लिया, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहता है 1। अब जब इसमें इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम के वक्त क्या होगा, इसमें से कुछ अमाउंट होगा जो एस्टरिफाई हो जाएगा जिसमें एस्टर बनेगा। कितना अमाउंट होगा 1 माइनस एक्स, एक्स अमाउंट इज एस्टरिफाइड, मैं लिखूंगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स। अब इस एक्स का ध्यान रखना है, यहाँ पे एक्स का मतलब है यहाँ पे कि एक में से कितना एस्टरिफाई हुआ, विच मीन्स फ्रैक्शन, परसेंटेज नहीं, इट मीन्स फ्रैक्शन ऑफ द सबस्टेंस एस्टरिफाइड। तो ये एक्स है, एस्टरिफिकेशन कितना हुआ, ये एक्स बनेगा और ये बनेगा एक्स। इस रिएक्शन का Kc निकाल देंगे, Kc इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा बेटा x इंटू एक्स which is equal to x square divided by 1 minus x into 1 minus x which is equal to 1 minus x square। तो Kc का वैल्यू कितना दिया 4, इट इज इक्वल टू x square divided by 1 minus x whole square। अब दोनों साइड से क्या करेंगे बेटा, स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड से, तो 4 को 2 बन जाएगा और वहाँ पे स्क्वायर कट जाएगा। स्क्वायरिंग करो दोनों, यहाँ से लिखो बेटा 2 रेज़ पावर 2, तो स्क्वायर सारा कट जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा तो ये आएगा 2 इज इक्वल, वो आएगा x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा बेटा 2x, 2 माइनस 2x इज इक्वल टू x, 2 इंटू 1 हो गया 2 और माइनस हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2। तो x किसके बराबर आएगा बेटा, तो ये हो गया बेटा 3x इज इक्वल टू 2।
इसको सॉल्व करेंगे तो वो बनेगा 3x इज इक्वल टू 2। x किसके बराबर आएगा 2/3। अब x क्या आंसर आ गया बेटा, x याद रखना, x इज द फ्रैक्शन ऑफ द सबस्टेंस स्टेरिफाइड। इस सबस्टेंस का कितना फ्रैक्शन स्टेरिफाई हो गया 1 में से। क्या आपको 1 में से निकालना है 100 में से, परसेंटेज दिया है। अगर आपको 100 में से निकालना आंसर तो 100 में आंसर कैसे निकालेंगे आप, अब लिखेंगे देयरफॉर परसेंटेज स्टेरिफाइड। कितना परसेंटेज स्टेरिफाई हुआ है वो होगा बराबर x इंटू 100। तो वो x इंटू 100 कितना आएगा 2/3 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 66.66%। इतना परसेंट हो जाएगा बेटा स्टेरिफाई। तो इसका जो आंसर आएगा, आंसर वुड बी 4th ऑप्शन। इन विच केस द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग वेपर डेंसिटी। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा नहीं निकाल सकते बाय मेजरिंग वेपर डेंसिटी। वो नहीं निकाल सकते हैं एक रिएक्शन का जिसका डेल्टा एन जी 0 होगा। तो इस रिएक्शन का देखिए, इसका डेल्टा एन जी जो होगा पहली वाली रिएक्शन का वो होगा 1, तो निकाल सकते हैं। दूसरी वाली रिएक्शन का भी डेल्टा एन जी 1 आएगा, निकाल सकते हैं। इसका भी डेल्टा एन जी 1 आएगा, निकाल सकते हैं। ये 1 एंड 1 2, इसका डेल्टा एन जी 0 आएगा। 4th पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए बेटा रिएक्शन क्या दिया, a प्लस 2b इन द फॉलोइंग a प्लस 2b गिव्स c, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है k1। c प्लस d दे रहा है 3 है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k2। 6b प्लस d गिव्स 2 से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k3। अब ऑप्शन से आइडिया लगाना है क्या करना है। ऑप्शन में राइट साइड में हर एक को दिया है k3। अब देखिए ऑप्शन में k3 दिया है तो आपको k3 का आंसर निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाला रिएक्शन है ये आपको चाहिए, ये वाला रिएक्शन आपको निकालना पड़ेगा। जो 6b प्लस डी दिया इज इक्वल टू 2c, यही रिएक्शन आपको एक्चुअल में चाहिए। अब ये रिएक्शन कैसे मिलेगा आपको, आपको इसके राइट साइड में चाहिए 2 टाइम्स c। अब राइट साइड में इसको देखिए 2 टाइम्स c आपको चाहिए। 2 टाइम्स c इन दो रिएक्शन में है नहीं है। जो पहला वाला रिएक्शन है उसमें 2 टाइम्स c नहीं है, मैं उस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 2 टाइम्स c, और उसके अलावा क्या बनेगा ये 2 टाइम्स c। अगर आपको 2 टाइम्स c चाहिए तो यहाँ पे भी तो एक c है बेटा, 2 टाइम्स c। आपको चाहिए 3 टाइम्स c वहाँ से, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में एक c पहले ही प्रेजेंट है जो कैंसिल होगा लास्ट में। तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, राइट साइड में आएगा 3 टाइम्स c, लेफ्ट साइड में एक c है, 3 में से ही कट जाएगा। तो 3 में से ही कट जाएगा, हो गया c का आंसर। अब d एक ही बचा, d एक ही बच गया, b होगा 3 इंटू 2 6 हो गया आंसर। तो ये जो थर्ड वाला इक्वेशन है, थर्ड वाला जो इक्वेशन है आपको, थर्ड वाला इक्वेशन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो होगा k3। इट इज इक्वल टू द, ये इन दो रिएक्शन को सम करके, लेकिन इसको 3 मल्टीप्लाई करके। अगर इसको 3 मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा k1 टू द पावर 3, ये बनेगा बेटा k1 टू द पावर 3 इंटू हो जाएगा बेटा इसका k2। अब ऑप्शन में ढूंढिए ये वाला ऑप्शन कहाँ पे, k3 इज इक्वल टू k1 टू द पावर 3, k1 टू द पावर 3 एंड k2। 4th ऑप्शन इज द करेक्ट। इस वाले क्वेश्चन में क्या निकालना है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस गैसियस फेज इन इक्विलिब्रियम विद इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे दिया हुआ, पहले इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया है 0.1 ऑफ एवरी स्पीशीज। आपको निकालना है इसमें कि इनमें से एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन विल बी इन द ऑर्डर। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन सिंपल है, हम सारी रिएक्शंस का निकालेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जिसका ज़्यादा होगा उसका एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा, जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होगा उसका एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी कम ही होगा। तो हम निकाल देंगे पहले इसका Kc कितना आएगा पहली वाली रिएक्शन का। पहली वाली रिएक्शन का अगर आप Kc निकालेंगे, पहली वाली रिएक्शन का, फर्स्ट रिएक्शन का Kc निकालेंगे, Kc इज इक्वल टू, देखिए Kc किसके बराबर आएगा, Kc आएगा, इसका वैल्यू कितना है बेटा 2 है यहाँ पे 2। तो अगर मैं मानूंगा कि इस रिएक्शन में Kc वैल्यू कितना होगा, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन इसका x है, पावर आएगा 2, तो x का पावर आएगा बेटा 2 डिवाइड बाय, देखिए क्या आएगा, इसका भी x है, इसका भी x है, इसका आएगा x टू द पावर 2, इसका आएगा x टू द पावर 1, x टू द पावर 2, x टू द पावर 1। टोटल में कितना आएगा x स्क्वायर कैंसिल होगा, वो आएगा 1 डिवाइड बाई, लेट मी चेक इट, x रेज़ पावर 2 वो डिवाइड बाय आएगा 1 अपॉन x। x का वैल्यू आपको दिया है, x का वैल्यू कितना दिया है 0.1 विच मीन्स 10 रेज़ पावर -1, ऊपर आएगा वो आएगा 10 रेज़ पावर 1 के बराबर। तो ये आएगा पहला Kc पहले वाली रिएक्शन का। और दूसरी वाली रिएक्शन का हम निकालते हैं, नंबर 2 Kc दूसरी वाली रिएक्शन का, Kc इज इक्वल, देखिए दूसरी रिएक्शन का ट्वाइस NH3 विच मीन्स x स्क्वायर डिवाइड बाय क्या निकालेंगे, x इंटू x रेज़ पावर 3। अब इनमें से एक x तो कटेगा, इनमें से 2 x कट जाएंगे, 2 बच जाएंगे, ये बचेगा 1 डिवाइड बाई x स्क्वायर।
अगर 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर होगा तो 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का मतलब 1 डिवाइड बाई एक्स रेज पावर 2, एक्स रेज पावर 2। इसका एक्स का वैल्यू कितना दिया है, एक्स का वैल्यू मीन्स कितना इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, विच इज 0.1, 10 रेज पावर -1। ये बनेगा 10 रेज पावर -2, ऊपर आएगा ये बनेगा 10 रेज पावर 2। तो ये हो गया ये वाला वैल्यू। देखिए बेटा तीसरा क्या दिया, नंबर 3, के सी का वैल्यू क्या आएगा तीसरे का, तीसरे वाली रिएक्शन का लिखा है ट्वाइस NO2 और यहाँ से लिखा ट्वाइस NO4। के सी आएगा बेटा x टू द पावर 2 डिवाइड बाय आएगा बेटा x, एक x कटेगा वो आएगा x के बराबर। x का वैल्यू लिखा है बेटा डायरेक्टली 10 रेज पावर -1 दिया है ना बेटा 0.1, दैट्स इक्वल टू 10 रेज पावर -1। अब देखिए लास्ट वाले का क्या आएगा, लास्ट वाले का के सी निकालेंगे, के सी वुड बी इक्वल टू, इसमें देखिए कितना लिखा है x रेज पावर 4, x रेज पावर 5, तो ये होगा टोटल में x रेज पावर 9 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखिए 6 एंड 4 हो गए 10, x रेज पावर 10 आएगा सीधे, x रेज पावर 10 विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई x, ये आएगा 1 बाई x के बराबर। 1 बाई x आपने पहले ही लिखा है, इट इज इक्वल टू 10 रेज पावर -1। अब बताइए किसका क्या वैल्यू आएगा, आप देखिए खुद ही बताइए। अब देखिए बेटा क्या सबसे स्लो रिएक्शन होगा जिसका के सी वैल्यू कम होगा, तो पहले नंबर पे आएगा बेटा थर्ड। अब इनमें से देखिए पहले नंबर पे थर्ड, एक ऑप्शन में आपको दिख रहा है पहले नंबर पे थर्ड, तो पहले नंबर पे थर्ड आएगा। फिर पहले और फोर्थ का बराबर वैल्यू है, पहले और फोर्थ का 1 बाई एक्स होगा 10 रेज पावर -1, जस्ट ए सेकेंड, के सी इज इक्वल 5 एंड 4 हो गया 9, x रेज पावर 9, x रेज पावर 10 विच इज इक्वल टू 1 बाई एक्स 10 रेज पावर +1 बेटा, इट वुड बी 10 रेज पावर +1, क्योंकि ये एक x तो ऊपर आएगा ना, इट वुड बी 10 रेज पावर +1, तो ये 10 होगा। अब देखिए इन दोनों का आपस में बराबर होगा वैल्यू, ये भी 10 के बराबर, ये भी 10 के बराबर, तो फर्स्ट और फोर्थ का बराबर होगा, थर्ड का कम होगा और सबसे ज़्यादा होगा सेकंड का, विच मीन्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन वुड बी द थर्ड ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन। Twice NOBr, twice NOBr gaseous gives twice NO2, twice NOBr जो gaseous है वो दे रहा है NO2, NO और Br2। If nitrosyl bromide NOBr is 40% dissociated at a certain temperature and a total pressure of 0.3 kP for the reaction। आपको ये रिएक्शन दिया है, इस रिएक्शन का Kp निकालेंगे, फिर आपको इस वाली रिएक्शन का निकालना है। इन दो रिएक्शन में इंटरेस्टिंग क्या है, जो पहला वाला रिएक्शन है, पहला वाला रिएक्शन, और जो दूसरा वाला आपको रिएक्शन दिया, आपको लिखा ना Kp फॉर द रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन जो दिया ये एक दूसरे के बिल्कुल रिवर्स है। इसका मतलब इसका Kp निकाल देंगे और इसका Kp निकालने के लिए उस वाले Kp को रिवर्स करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, आंसर आएगा। अब निकालेंगे कैसे, पहले लिख देंगे पहला वाला रिएक्शन, ट्वाइस NOBr गिव्स क्या दे रहा बेटा, ट्वाइस NO प्लस Br2, ट्वाइस NO प्लस Br2 दे रहा। अब हम मान लेंगे जो ट्वाइस NOBr है ना बेटा, इसमें से मान लेंगे कितना डिसोशिएटेड है, 40%। अगर 40% डिसोशिएटेड है, मैं मानूंगा इसके 1 में से खत्म हो गया 0.4, ओबियसली 2 में से खत्म होगा 0.8, मैं 1 में ले से लूँगा, 1 में से हो जाएगा 0.4 खत्म, तो जितना ये खत्म हो गई उतना ही बनेगा 0.4, ये उसका आधा बनेगा 0.2। अब मैं इसका निकालूंगा बेटा कौन सा वैल्यू, Kp वैल्यू निकालूंगा, Kp वुड बी इक्वल टू, पहले उन दो को लीजिए 0.4 टू द पावर 2 इंटू क्या करेंगे बेटा 0.2 डिवाइड कितना करेंगे बेटा 1 माइनस 0.4 विच इज इक्वल टू 0.6 और पावर कितना आएगा, पावर वुड बी इक्वल टू 2। तो Kp का जो वैल्यू आएगा Kp इज इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करिए, आप देखिए सॉल्व करके क्या आएगा, सॉल्व करके आंसर करेंगे तो बेटा ये आएगा 16 डिवाइड बाई 180, इसका Kp निकालेंगे तो 60 डिवाइड बाई 180 आएगा। अब अगर इसी रिएक्शन का आप इसी का अब आपको इस रिएक्शन से इसका निकालना है, सेकंड रिएक्शन का, सेकंड रिएक्शन उसका रिवर्स है, तो सेकंड रिएक्शन का जो Kp आएगा उसको लिखेंगे Kp बार, इट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई Kp, 1 डिवाइड बाई Kp मीन्स उसका उल्टा, दैट इज 180 बाई 16, 180 बाई 16, 180 बाई 16 वुड बी इक्वल टू 45, वो 45 के बराबर आएगा। आई होप यू गॉट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन विच इज इक्वल टू 45। द कन्वर्जन ऑफ ओजोन इनटू ऑक्सीजन, आपको ओजोन को कन्वर्ट करना है बेटा ऑक्सीजन में, और वो जो रिएक्शन है दैट इज एक्सोथर्मिक, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अंडर व्हाट कंडीशन, किन कंडीशन में ओजोन होगा सबसे ज़्यादा स्टेबल, और ओजोन का रिएक्शन आपको ये दिया हुआ है, ओजोन का रिएक्शन देखिए आसान क्या है, क्या ओजोन स्टेबल होगा एट लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। पहली बात है कि रिएक्शन लिखा है एक्सोथर्मिक, अगर एक्सोथर्मिक लिखा है तो सिंपल सी बात है कि जो रिएक्शन होगा वो लो टेम्परेचर, जो रिएक्टेंट होगा ओजोन वो लो टेम्परेचर पे ही स्टेबल होगा, लो टेम्परेचर नहीं हाई टेम्परेचर आएगा बेटा, हाई टेम्परेचर पे स्टेबल होगा। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, ये इक्विलिब्रियम में
अगर हम लेंगे बेटा, अगर हम इसका प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा उस डायरेक्शन में जहाँ से मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं। तो अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो 3 से कहाँ जाएगा 2, तो O3 ज़्यादा बनेगा। दूसरी बात, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा बैकवर्ड्स। तो प्रेशर बढ़ाने से भी इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से भी इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा। इसका मतलब इसका आंसर जो होना चाहिए इट मस्ट बी 2 पार्ट। अब देखिए बेटा क्या लिखा है, pH ऑफ 0.01 मोलर अमोनियम साइनाइड। आपको 0.01 मोलर दिया अमोनियम साइनाइड सोल्यूशन, इसका जो pH है वो है 7.02 के बराबर। इफ 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द सोल्यूशन द pH बिकम्स, देखिए आसान है, 0.01 मोलर सोल्यूशन है, पहली बहुत डाइल्यूट है। दूसरी बात, अब उसका pH जो है वो 7 के बराबर है, 7.02 विच मीन्स इक्वल टू 7। आप और वाटर ऐड भी करेंगे, सोल्यूशन पहले ही न्यूट्रल है, 7.02 pH है, तो और वाटर ऐड भी करेंगे सोल्यूशन न्यूट्रल ही रहेगा, इसका pH जो होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर आएगा 4। देखिए एक्सप्रेशन टू एवेलुएट सॉल्युबिलिटी ऑफ Hg2Cl2, ये वाला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, इसको ज़बानी याद भी रखना। अब इसमें गलतियाँ कहाँ होंगी, गलतियाँ यहाँ पे होंगी। जो Hg2Cl2 होता है, जब इसको डिसोशिएट करते हैं तो डिसोशिएट कैसे होता है, ये डिसोशिएट होता है ऐसे, Hg2+2 और यहाँ पे बनेगा बेटा इसको Cl-1, Hg2Cl2 प्लस Cl-1, ये ऐसे डिसोशिएट होगा। अब गलती से इसको डिसोशिएट करोगे Hg+1, जो कि नहीं होता है, इट इज़ Hg2+2 प्लस Cl-। अब मैं इसकी सॉल्युबिलिटी मानूंगा, इसकी जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू S, तब जो इसकी सॉल्युबिलिटी होगी वो S के बराबर होगी और इसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी 2S। अब आपको निकालना बेटा KSP इज इक्वल टू, KSP किसके बराबर होगा, आपको निकालना 12 सॉल्युबिलिटी, आपको S का वैल्यू निकालना है, तो हम लिखेंगे KSP किसके बराबर आएगा, एक तो आएगा ये S, इसका पावर आएगा 1 इंटू क्या लिख देंगे बेटा 2S लिख देंगे, इसका पावर लिख देंगे 2S टू द पावर 2। तो KSP किसके बराबर आएगा, KSP इज इक्वल, ये आएगा बेटा 2 रेज पावर 2 हो गया 4, S आएगा 3 बार तो S आएगा 3। बताइए S रेज पावर 3 किसके बराबर आएगा, KSP/4। तो S किसके बराबर आएगा, वो आएगा बेटा बराबर KSP डिवाइड बाई 4, इसका जो पावर आएगा बेटा 1/3। तो इसका जो ऑप्शन आएगा करेक्ट ऑप्शन वुड बी थर्ड ऑप्शन। देखिए क्या लिखा है, इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट उसका मॉलिक्यूलर वेट m है, इन वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज W ग्राम पर 100 ml। इसकी सॉल्युबिलिटी तो दी है, लेकिन कितनी दी है, 100 ग्राम्स में डिजोल्व, 100 ml ऑफ सोल्यूशन में डिजोल्व हो रहे हैं W ग्राम ऑफ द कैल्शियम फॉस्फेट। इट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, आपको निकालना है इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। पहली चीज हम क्या करेंगे, हम इसकी सॉल्युबिलिटी निकालेंगे इन मोल पर लीटर, हमें दिया सॉल्युबिलिटी इन W ग्राम पर लीटर, हम निकालेंगे मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर कैसे निकालेंगे, देखिए बेटा गिवन सॉल्युबिलिटी कितनी दिया है, गिवन सॉल्युबिलिटी दिया है दैट इज इक्वल टू W ग्राम दिया है, W ग्राम मगर कितने में दिया है, इन 100 ml वो दिया है W ग्राम। अब मैं इसको मोल्स में कन्वर्ट करूंगा, मैं लिखूंगा W डिवाइड बाय M। अब मैं ग्राम नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा मोल इन 100 ml। अब मैं इसको मोल पर लीटर में कन्वर्ट करूंगा, मैं लिखूंगा W डिवाइड बाय M मोल और मल्टीप्लाई करूंगा किससे बेटा, इनटू 100 ml दिया, 100 दिया, मैं इनटू करूंगा 100 को बेटा 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये लीटर आएगा, ये 1 लीटर तो बनेगा ना। तो बताइए कितना आएगा, सॉल्युबिलिटी जो मोल पर लीटर में आएगी W बाय M इंटू 10 रेज पावर, सॉल्युबिलिटी कितनी आ गई बेटा, W बाय M इंटू 10 रेज पावर 3 मोल पर लीटर, ये आएगा बेटा इसकी सॉल्युबिलिटी इन मोल पर लीटर। अब ये क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा, दिस इज सॉल्युबिलिटी इन मोल पर लीटर। अब आपको पूछा गया है कि कैल्शियम फॉस्फेट की सॉल्युबिलिटी बताओ, इट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाली है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला लिखते हैं CA3PO4 होल ट्वाइस। ये जब डिसोशिएट होगा तो कैसे डिसोशिएट होगा, 3 इसमें बनेंगे Ca+2 और इसमें बनेंगे 2 PO4-2 बनेंगे 2। अब देखिए इसको फुलफिल करिए, इसकी सॉल्युबिलिटी कितने मानेंगे हम, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू S, इसकी सॉल्युबिलिटी होगी 3S, इसकी सॉल्युबिलिटी होगी 2S। तो KSP किसके बराबर आएगा, KSP इज इक्वल 3S टू द पावर 3 टू द पावर 3 इंटू क्या करेंगे बेटा 2S टू द पावर 2।
यहाँ पे 3 लिख देंगे इंटू सॉल्युबिलिटी किसके बराबर है मोल पर लीटर डब्ल्यू बाई एम इंटू 10 रेज पावर 3 लिख देंगे डब्ल्यू डिवाइड बाई एम इंटू 10 रेज पावर 3 पावर आएगा 2 इंटू क्या करेंगे ट्वाइस दोबारा सॉल्युबिलिटी है डब्ल्यू बाई एम इंटू करेंगे बेटा 10 रेज पावर 3 टू द पावर आएगा 2। इसको सॉल्व करिए के एस पी किसके बराबर आएगा के एस पी इज इक्वल टू 3 रेज पावर 2 कितना हो गया 9 हो गया बेटा 9 9 10 रेज पावर 2 वो आएगा 10 रेज पावर 6 यहाँ से क्या बचेगा डब्ल्यू बाई एम टू द पावर 2 इंटू बताइए क्या बचेगा 2 रेज पावर 2 हो गया 4 इंटू 10 रेज पावर 6 और क्या बचेगा बेटा डब्ल्यू बाई एम टू द पावर 2। तो के एस पी किसके बराबर आएगा के एस पी इज इक्वल टू 9 इंटू 10 रेज पावर 9 इंटू 4 हो गया 36 9 इंटू 4 हो जाएगा बेटा 36 इंटू 10 रेज पावर 6 10 रेज पावर 6 हो जाएगा 10 रेज पावर 12 बाकी क्या बचेगा डब्ल्यू बाई एम टू द पावर यहाँ पे पावर आएगा शायद 3 आएगा बेटा यहाँ पे पावर शुड हैव बीन 3 यहाँ पे पावर 3 होना चाहिए तो यहाँ पे बेटा हमने थोड़ा गलत कर लिया इसको पावर शुड हैव बीन 3। यहाँ पे पावर आएगा बेटा 3 इंटू 9 इंटू 3 हो गया 27 यह आएगा 27 इंटू दिस वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे 27 इंटू अब यहाँ पे थोड़ा करेक्शन और हो जाएगा 10 रेज पावर 6 यहाँ पे आएगा बेटा पावर में आएगा यहाँ पे 3 तो देखिए कितना बनेगा बेटा 10 रेज पावर 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 यह आएगा डब्ल्यू बाई एम पावर आएगा 3 तो अब देखिए 27 इंटू 4 वो आएगा बेटा 108 27 इंटू 4 हो गया 108 ठीक है 10 रेज पावर कितना आएगा ये 10 रेज पावर 108 इंटू 10 रेज पावर देखिए बेटा 1 मिनट वेट करिए देखो बेटा क्या है यहाँ पे डब्ल्यू बाई एम डब्ल्यू ग्राम इन 100 ml डब्ल्यू बाई एम मोल इन 100 ml डब्ल्यू बाई एम मोल इन 100 यहाँ पे बनेगा बेटा डब्ल्यू बाई एम इंटू 10 आएगा बस 10 आएगा यहाँ पे 10 रेज पावर नहीं आएगा आएगा 10 मोल पर लीटर ये आएगा सिर्फ 10 बेटा तो 100 इसमें काट देना है यहाँ पे गलत हो गया बेटा 100 डब्ल्यू ग्राम है इतना 100 में अगर 100 ग्राम में डब्ल्यू ग्राम होंगे तो हमें निकालने हैं ना बेटा देखिए डब्ल्यू ग्राम है इन 100 ml अगर डब्ल्यू ग्राम है 100 ml में तो हमें निकालना है कि अब बताइए कितने मोल्स होंगे इन 1 लीटर वो गया डब्ल्यू बाई एम इंटू 10 क्योंकि 100 में है ही डब्ल्यू तो इंटू 10 कर देंगे तो यहाँ पे 10 था तो यहाँ पे हमारा एक करेक्शन बनेगा अब इसमें तो यहाँ पे कर देंगे 27 इंटू यहाँ पे डब्ल्यू बाई 10 ही आएगा यहाँ पे इस 3 को काटना है यहाँ पे इस वाले 9 को भी काटेंगे यहाँ पे मैं इसको बेटा दोबारा लिख लेता हूँ देखिए क्या करेंगे के एस पी इट इज इक्वल यहाँ पे आएगा बेटा 3 इंटू डब्ल्यू बाई एम इंटू 10 रेज पावर आएगा 3 इंटू 2 इंटू डब्ल्यू बाई एम टू द पावर डब्ल्यू बाई एम इंटू 10 डब्ल्यू बाई एम इंटू 10 टू द पावर 2 तो के एस पी बताइए कितना आएगा के एस पी इज इक्वल वो आएगा 3 इंटू 3 हो गया 27 इंटू डब्ल्यू इंटू आएगा 10 रेज पावर 3 और आएगा डब्ल्यू बाई एम टू द पावर 3 अब निकलेगा आंसर बेटा 2 रेज पावर 2 हो गया 4 10 रेज पावर 2 आएगा और डब्ल्यू बाई एम आएगा टू द पावर 2 देखिए के एस पी इज इक्वल टू के एस पी किसके बराबर आएगा इट इज इक्वल हमें सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट ही निकालना है 27 इंटू 4 हो गया बेटा 108 इंटू 10 रेज पावर 3 10 रेज पावर 2 हो गया 10 रेज पावर 5 डब्ल्यू बाई एम बेस आर सेम पावर्स आर एडेड टू द पावर 5 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 108 को आप 100 मान लो 10 रेज पावर 2 10 रेज पावर 2 और 10 रेज पावर 5 हो गया 10 रेज पावर 7 अप्रॉक्सीमेटली
W/m⁴, W/m⁴, ये आएगा बेटा इसका करेक्ट आंसर। तो आई होप क्वेश्चन को ऑप्शंस में 10⁻⁷ W/m⁴। HX इज अ वीक एसिड। बेटा जो HX है ना वो एक वीक एसिड है। HX इज अ वीक एसिड। अगर HX वीक एसिड है उसका K वैल्यू आपको दिया है, K वैल्यू दिया आपको बेटा। अगर K वैल्यू दिया है आपको बताना है इट फॉर्म्स अ साल्ट। ये एक साल्ट बना लेता है NaX, NaX सोडियम हैलाइड बनेगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन इतना दिया और रिएक्टिंग विद कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके। तो अगर आपको ये दिया द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज, अब पहले हम साल्ट को देख लेते हैं। जो NaX दिया है, NaX जो साल्ट दिया आपको, उस NaX के बारे में हम समझेंगे। NaX जो साल्ट दिया है NaX जो होगा ये किसका साल्ट होता है? Na हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और X दिया HX वहीं से दिया है HX। तो ये दिया स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, इसका आपको pH निकालना है। तो pH का आपको pH नहीं निकालना है, द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H इज इक्वल √of KH/C, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट डिवाइड बाई C, रूट ऑफ KH के बदले क्या लिखेंगे KW डिवाइड बाई KA इंटू C, K इंटू C। तो वो किसके बराबर आएगा √10⁻⁻14 डिवाइड बाई K का वैल्यू कितना दिया है 10⁻⁻5, कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.1 विच इज इक्वल टू 10⁻⁻1। H इज इक्वल 10⁻⁻14 और ये आएगा 10⁻⁻6, -6 ऊपर आएगा, ये बनेगा +6, 14 में से 6 निकाल दो तो 8 आएगा। तो आएगा √10⁻⁻8, वो आएगा 10⁻⁻4 सॉल्व करके। इसको स्क्वायर कर दो, 8/2 आएगा तो कर दो, 10⁻⁻4 आ गया। 10⁻⁻4 आ गया, लेकिन आपको परसेंटेज में आंसर दिया, देयरफॉर हम लिखेंगे परसेंटेज हाइड्रोलिसिस। परसेंटेज हाइड्रोलिसिस होगा H इंटू 100, 10⁻2। तो वो आएगा 10⁻⁻4 इंटू 10⁻2, 10⁻⁻4 इंटू 10⁻2 हो गया 10⁻⁻2 विच इज इक्वल टू 0.01%। 0.01% इसका पहला ऑप्शन आएगा करेक्ट। The water this gives H2O. In the above process the conjugate base of strong acid is, इसमें strong acid है उसका conjugate base क्या होगा? अब इसका conjugate base क्या होगा strong acid का? ये जो H3O प्लस है ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, ये H पॉजिटिव डोनेट करेगा, ये एक एसिड है, इसका जो कंजुगेट बेस होगा, कंजुगेट बेस बनेगा बेटा इसका वाटर, सीधे वो H प्लस दे देगा, वो एसिड बनेगा और ये कंजुगेट बेस बनेगा वाटर। द pH ऑफ ए सोल्यूशन इज इक्वल टू 13, एक सोल्यूशन है उसका pH 13 है। व्हाट इज द नंबर ऑफ, आपको नंबर ऑफ निकालने हैं H प्लस आयन्स इन 1 ml ऑफ द सोल्यूशन। आपको निकालना है 1 ml में कितने आयन्स होंगे, तो 1 ml में कितने आयन्स होंगे, सीधी बात है, अगर pH है बेटा 13 के बराबर, pH इज इक्वल टू 13, इसका मतलब है H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन जो होगा इट इज इक्वल टू 10⁻⁻13, H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन है -13, इसका मतलब होता है 10⁻⁻13 मोल इन 1 लीटर, पर लीटर मीन्स इन 1 लीटर, तो वही होगा 10⁻³ मोल पर लीटर। अगर 10⁻³ मोल -13 मोल पर लीटर, मुझे नंबर निकालना है, मैं मोल को नंबर में कन्वर्ट करूंगा, 6 इंटू 10⁻⁻23, 6 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 10⁻⁻13, मैं लिखूंगा बेटा आयन्स पर लीटर, आयन्स पर लीटर। तो यहाँ पे आएगा 10⁻23, इट इज +23, 10⁻23 इंटू 10⁻³ आयन्स पर लीटर। अब ये तो आ गया पर लीटर, आपको पर लीटर नहीं, आपको निकालना है पर ml। 10⁻, अगर आप पर ml निकालेंगे वो आएगा बेटा 6, 10⁻⁻13 यहाँ पे है, 10⁻⁻13 वो आएगा 6 इंटू 10⁻। अब देखिए बेटा ये 23 और 13 निकाल दो, वो आएगा 10, 23 में से 13 निकाल दो 10 इंटू, अब आपको पर ml निकाल, लीटर में नहीं निकालना, उसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻3, वो आएगा आयन्स पर ml, आयन्स पर ml। इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 6 इंटू 10⁻⁻7 आयन्स पर ml। तो ये देखिए ऑप्शंस में कोई आंसर है, 6 इंटू 10⁻⁻7, 6 इंटू 10⁻⁻7 पर ml इसका आंसर आएगा।
विच आर द फॉलोइंग सोल्यूशन विल हैव पीएच क्लोज टू 1, इनमें से किसका पीएच होगा जो 1 के करीब होगा, बिल्कुल नज़दीक होना चाहिए। तो पीएच कितना होगा 1 के करीब? पहली बात, ये 100 ml दिया, ये भी 100 ml दिया, ये m/10 दिया, ये भी m/10 दिया, इनका n फैक्टर जो होगा वो 1 के बराबर होगा, n फैक्टर इसका 1, n फैक्टर इसका 1, ये बिल्कुल स्टोइचियोमेट्रिक के हिसाब से इसका पीएच जो होगा दैट इज इक्वल टू 7। तो पहला ऑप्शन होगा ही नहीं। दूसरा ऑप्शन 55 ml ऑफ m/10 HCl, 45 ml ऑफ m/10 NaOH, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए दूसरे वाले पार्ट में क्या लिखा बेटा, एक तो HCl दिया, पार्ट 2 को हम सॉल्व करेंगे। एक तो HCl दिया आपको, HCl प्लस, और दिया आपको बेटा NaOH, HCl प्लस NaOH। HCl प्लस NaOH क्या बनाएगा? NaCl प्लस वाटर। ये है रिएक्शन। अब रिएक्शन में क्या दिया, इसका वॉल्यूम कितना दिया बेटा 55 ml, और इसकी जो मोलैरिटी दिया वो कितनी दिया है 0.1 मोलर। इसका वॉल्यूम कितना दिया NaOH का 45, और इसकी जो मोलैरिटी दी है वो कितनी दिया, मोलैरिटी दी है बेटा 0.1। अब देखिए इसका कितना आएगा नंबर ऑफ मिलीमोल, अगर हम इसके मिलीमोल निकाल देंगे, मिलीमोल कितना आएगा, वो आएगा 0.1 इंटू 55 विच इज़ इक्वल टू 5.5। इसके मिलीमोल निकाल देंगे तो मिलीमोल कितना आएगा 0.1 इंटू वो आएगा 45। अब इन दोनों का देखिए बेटा, जब ये दो रिएक्शन करेंगे तो 4.5 के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो कितने मिलीमोल बचेंगे, इसमें जो मिलीमोल बचेंगे, मिलीमोल लेफ्ट वुड बी इक्वल टू 5.5 माइनस 4.5। क्यों मिलीमोल लेफ्ट? ये बनेगा LR, ये बनेगा AR, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस्ड है, तो ये LR होगा, ये AR होगा, तो बचेंगे कितने, बचेंगे बेटा, इसमें बचेगा बेटा कितना वैल्यू बचेगा, 5.5 में से निकाल दो 1.5, तो वहाँ पे बचेगा बेटा कितना 1 का वैल्यू बचेगा, तो 1 मिलीमोल बचेंगे, 1 मिलीमोल आपके पास बच रहा है। अभी किसका बच रहा है 1 मोल, ये बच रहा है बेटा HCl का। अब आपको HCl में 1 मिलीमोल बच रहा है, तो आपको निकालना है H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर आएगा, कितने मिलीमोल है 1 डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 55 और 45 दो गए 100 के बराबर, H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन आएगा 10⁻⁻², pH निकलेगा इसका बेटा 2 के बराबर। तो इसमें ये वाला ऑप्शन हो सकता आंसर है, नहीं आई डोंट नो, अभी थर्ड वाला चेक करेंगे। थर्ड वाले में क्या लिखा है 10 ml ऑफ m/10 HCl और 90 ml ऑफ m/10 NaOH। अब देखिए अगर मैं इसी को आगे बढ़ाऊंगा और इसी से आंसर निकालूंगा, आपको कितने ml दिए हैं 10 ml ऑफ HCl, 10 ml इंटू 0.1, तो जो HCl होगा, HCl प्लस NaOH जो होगा, थर्ड वाले ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें बनेगा एक तो NaCl बनेगा और बनेगा बेटा वाटर। अब पहले मिलीमोल निकालिए, 10 इंटू 0.1, 10 इंटू 0.1 मीन्स 1, तो इसका आंसर आएगा 1। उसके बाद 90 इंटू 0.1 वो हो गया 90 इंटू 0.1 इज़ 9, तो इसका आंसर आएगा 9। दोबारा देख लेते हैं बेटा, ये 10 दिया 0.1 तो वो बनेगा 1 के बराबर, ये दिया है 90 इंटू कितना दिया बेटा 90 इंटू आपको क्या लिखा है pH विच आर फुल है क्लोज pH टू 1, इसका तो होगा नहीं pH 1, क्योंकि इसमें बचेगा ना बेटा स्ट्रॉन्ग बेस का जो pH होगा वो 7 के करीब जाएगा, तो 7 से ज़्यादा जाएगा तो इसका 1 आंसर हो ही नहीं सकता। अगर वही आंसर होता है तो हमारा आंसर ही होता, थर्ड इसका आंसर नहीं हो सकता। अब हम आगे बढ़ेंगे, फोर्थ को चेक करेंगे, फोर्थ वाले पार्ट में क्या बोल रहा है बेटा, फोर्थ वाले पार्ट पे ध्यान दो, 75 ml ऑफ m/10, हाँ इसमें HCl बचेगा, एक्सेस रिएजेंट होगा, और NaOH जो है वो एक्सेस रिएजेंट नहीं होगा, तो मे बी फोर्थ पार्ट इसका आंसर हो सकता है। फोर्थ पार्ट क्या आएगा, हम लेंगे बेटा HCl प्लस NaOH, क्या क्या देगा, एक तो देगा NaCl और प्लस देगा वाटर। अब बताइए इसका वॉल्यूम कितना दिया है 75, मोलैरिटी दी है बेटा 1/5, 75 इंटू 1/5 बताइए, 75 इंटू 1/5, और इसके मोल्स कितने दिए बेटा 25 इंटू 1/5। ईजी है बेटा, आसानी से कर सकते हैं, तो 75 डिवाइड बाई 1 इंटू 1/5, 75 को 1/5 से कर दो तो वो आएगा 75 इंटू 2/7.5 वो आएगा 14, 14 तो नहीं आएगा 5, 75 इंटू 0.2 वो आएगा 25 इंटू 0.2, तो वो कितना आएगा बेटा, इट इज़ इक्वल टू 75 0.2 से मल्टीप्लाई कर दो, आएगा 175 इंटू 2 कितना हो गया बेटा 150 डिवाइड बाई 10, 150 डिवाइड बाई 10 कितना आएगा बेटा 1.15 आएगा, 150 डिवाइड बाई 10 इज़ 15, तो ये आएगा बेटा 15, और इसका कितना आएगा 25 वो है 50 डिवाइड बाई 10 वो आएगा 50 डिवाइड बाई 10 इज़ 5,
तो इसका आंसर आएगा बेटा 5। अगर ये 5 होगा ये 15 हो गया, इफ़ दिस इज़ 15 और ये होगा बेटा 5 के बराबर, इसका मतलब हुआ कि जो NaH होगा उसके 5 मोल सारे खत्म होंगे, लेकिन जो HCl होगा इसमें से बच जाएंगे, लेफ्ट कितना बचेगा, लेफ्ट बचेगा बेटा इसमें 10 मिलीमोल, 10 मिलीमोल बच जाएंगे। 5 तो कंबाइन हो गए ना NaOH के साथ, 5 कंबाइन हो गए तो 10 बच जाएंगे। अब 10 मिलीमोल बच गए तो H प्लस देखिए कितना होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, एक तो 10 मिलीमोल बचेंगे डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, बताइए कितना होगा, टोटल वॉल्यूम होगा 75 प्लस 25 विच इज इक्वल टू 100, तो यहाँ पे बचेगा 0 0 कैंसिल, 10 रेज पावर -1 बचेगा, देयरफॉर pH मस्ट बी इक्वल टू 1, pH आएगा 1 के बराबर। तो इसका जो आंसर आएगा वो 4th पार्ट आएगा, दिस इज द करेक्ट आंसर। विच आर द फॉलोइंग विल एक्ट एज ए बफर, इनमें से कौन होगा जो क्या करेगा बेटा, एक्ट करेगा एज बफर। तो पहली बात, पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन लिखा है NaCl प्लस NaOH, NaCl प्लस NaOH तो बफर एक्ट नहीं करेगा, क्यों, NaOH जो होता है NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, उस स्ट्रॉन्ग बेस बफर में उसका क्या काम, तो NaCl प्लस NaOH जो होगा बफर एक्ट नहीं करेगा, पहली बात ये तो हो गई। तो पहली बात है कि NaCl वो और जो NaOH होगा बफर का काम नहीं करेगा। दूसरी बात लिखिए बेटा बोरेक्स, बोरेक्स और बोरिक एसिड, बोरिक एसिड हो गया H3BO3 और बोरेक्स उसी का साल्ट है विद स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये तो हो गया वीक एसिड, ये इसी का साल्ट है वीक एसिड का विद स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, दिस विल एक्ट एज ए बफर। चलिए नेक्स्ट पे, जो नेक्स्ट वाला दिया है, नेक्स्ट क्या दिया है NaH2PO4, इसमें थोड़ा सा ख्याल रखना, NaH2PO4 प्लस दूसरा क्या दिखा Na2HPO4, ये आपको दो साल्ट्स दिए हैं, दोनों साल्ट्स है फास्फोरिक एसिड के। अगर मैं ये वाला लूँगा, ये वाला साल्ट, दोनों साल्ट्स है बट बफर एक्ट करेगा, हाँ करेगा बफर एक्ट। कैसे एक्ट करेगा बफर, इसमें से एक आयन प्रेजेंट है H2PO4-2, H2PO4-1, ये एक आयन इसमें प्रेजेंट है, ये जो आयन होगा बेटा ये काम करेगा एज अ वीक एसिड, ये वीक एसिड काम करेगा। इसमें भी एक आयन निकलेगा कौन सा, HPO4-1, -2 आएगा बेटा, -2। अब देखिए इन दोनों का रिलेशनशिप, ये है बेटा वीक एसिड, ये वाला जो मैंने लिख दिया ये है बेटा वीक एसिड। अगर ये वीक एसिड है तो ये वाला जो यहाँ से है, क्या ये इसी का कंजुगेट बेस नहीं है, ये H प्लस दे देगा तो बना देगा, ये बनेगा इसका बेटा कंजुगेट बेस, बनेगा इसका कंजुगेट बेस। आपके पास वीक एसिड भी है, इसी मिक्सचर में वीक एसिड भी है, उसका कंजुगेट बेस भी है। जो ये वाला पोर्शन होगा, ये वाला पार्ट क्या होगा, अगर आप बेस ऐड करेंगे उसको न्यूट्रलाइज करेगा, ये वाला पार्ट क्या करेगा, अगर आप एसिड ऐड करेंगे उसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो अगर आप ये वाले पार्ट से देखोगे क्या होगा, ये बेस को न्यूट्रलाइज करेगा, पीएच को चेंज होने नहीं देगा। ये वाला क्या करेगा, ये एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, पीएच चेंज नहीं होने देगा। तो ये दोनों का जो मिक्सचर होगा दिस विल एक्ट एज अ बफर, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर का काम करेगा और ये प्रोटॉन डोनर का काम करेगा, ये एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, ये बेस को न्यूट्रलाइज करेगा, दैट्स व्हाई दिस विल एक्ट एज अ बफर। तो ये जो दूसरा पार्ट होगा इसका, ये भी एक्ट करेगा बफर। तीसरा पार्ट अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस, इसी का साल्ट विद HCl, तो ये भी एक्ट करेगा बफर। इसमें आएगा BCD, इसका आएगा पहला पार्ट जो होगा दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। देखिए बेटा, कंसिडर द फॉलोइंग, इनमें से देखिए कौन कौन सा। पहली बात, द pH ऑफ देयर इक्विमोलर एक्वस सॉल्यूशन विल बी सच दैट, आपको क्या निकालना है, pH आप निकालना है बेटा किस सॉल्यूशन का, इक्विमोलर एक्वियस सॉल्यूशन विल बी सच दैट। अगर आपका इनका इक्विमोलर एक्वियस सॉल्यूशन लेंगे, उसका जो pH होगा वो pH किसके बराबर होगा, वो pH आपको निकालना है। वो pH किसके बराबर आएगा, पहला लिखा बेटा सोडियम एस्टेट, दूसरा लिखा है एस्टिक एसिड एंड सोडियम एस्टेट, तीसरा लिखा है एस्टिक एसिड। पहली बात है सोडियम एस्टेट, सोडियम एस्टेट का फॉर्मूला क्या है बेटा, CH3CONA, ये होगा बेटा सोडियम एस्टेट। सोडियम एस्टेट किस किस का साल्ट होता है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, जो pH होगा इट वुड बी ग्रेटर देन 7। तो पहली बात ये। दूसरी बात, एस्टिक एसिड एंड सोडियम एस्टेट, एस्टिक एसिड एंड सोडियम एस्टेट, एस्टिक एसिड ले लो CH3COH प्लस सोडियम एस्टेट, तो CH3COONA, ये बनेगा सोडियम एस्टेट। अब ये है बेटा वीक एसिड प्लस साल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, तब इसका जो pH होगा, उसके बाद देखेंगे लास्ट वाला एस्टिक एसिड, इसका जो pH होगा वो होगा लेस देन 7, इसका pH निकलेगा लेस देन 7, बट इसका जो pH होगा वो लगभग 7 के ज़्यादा नज़दीक होगा, दूर नहीं होगा। लास्ट में लिखा है एस्टिक एसिड, पहली वीक एसिड है, इसमें तो स्ट्रॉन्ग बेस का कंपोनेंट भी है, इसमें नहीं है, वीक एसिड है, तो इसका मतलब इसका जो pH होगा वो सबसे कम होगा। उसके बाद क्या होगा, जो pH होगा पहले वो इसका कम होगा, उसके बाद इसका ज़्यादा होगा, इसका सबसे ज़्यादा होगा। तो द pH ऑफ द विल बी इन द ऑर्डर, C का कम होगा, उसके बाद B का ज़्यादा होगा, A का उससे ज़्यादा होगा,
फर्स्ट पार्ट विल बी द आंसर. A certain acidic indicator has a pH of, एक acidic indicator है बेटा, उसका जो pH है वो दिया 5.48. 75% of the indicator exists in its ionized form. जो आपको एसिड दिया उसका 75% जो हो रहा है वो एग्जिस्ट हो रहा है आयनाइज्ड फॉर्म में, मतलब साल्ट की फॉर्म में. उसके बाद क्या होगा, कैलकुलेट Ka ऑफ द इंडिकेटर. उस इंडिकेटर का आपको K वैल्यू निकालना है. तो K वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहली बात समझिए इसमें फॉर्मूला क्या काम आएगा. एक तो ये वीक एसिड भी है, ये वहीं से बता रहा है कि K दिया इंडिकेटर का निकालना है, वीक एसिड है, पीएच है 5.48, तो पीएच ये जो होगा ये वीक एसिड होगा. एसिडिक इंडिकेटर है और पीएच है 5.48 विच मींस वीक एसिड. इसका कुछ फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है साल्ट की फॉर्म में क्योंकि वो डिसोशिएट हो रहा है. तो इसका मतलब इसमें जो इक्वेशन लगेगा वो तो बफर्स का लगेगा, एसिडिक बफर कहलाएगा. तो इसके लिए जो पीएच होगा वो पीएच कैसे निकालेंगे, पीएच वुड बी इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ साल्ट कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, डिवाइड करेंगे बेटा एसिड का कॉन्सेंट्रेशन. एसिड कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा. अब पीएच का वैल्यू आपको वहीं से दिया 5.48 इट इज इक्वल टू पीके लिख दो प्लस लॉग ऑफ साल्ट डिवाइड बाय एसिड. अगर आप साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे वो होगा बेटा 75. साल्ट इसमें 75% जो है वो आयनाइज्ड फॉर्म में, मतलब साल्ट वाली फॉर्म में. 75 डिवाइड बाय 25, देखिए क्या आएगा 5.48 इट इज इक्वल टू पीके प्लस आएगा बेटा लॉग 3 आएगा. तो क्या आएगा आंसर 5.48 इट इज इक्वल टू पीके उसके बाद प्लस लॉग 3 का वैल्यू कितना होता है 0.477 ये होता है लॉग 3 का वैल्यू. तो अब इसमें देखो क्या बेटा, ये 0.477 जब भी यहाँ जाएगा तो किसको नलिफाई करेगा, 0.48 को खत्म करेगा. तो पीके का जो वैल्यू आएगा पीके दैट वुड बी इक्वल टू 5. अगर पी के है ना 5 के बराबर, पी किसके बराबर होता है माइनस लॉग ऑफ के वुड बी इक्वल टू 5. लॉग ऑफ के किसके बराबर आएगा -5. लॉग ऑफ के वुड बी इक्वल टू -5 और के का जो वैल्यू होगा दैट वुड बी इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ -5. एंटीलॉग ऑफ -5 और एंटीलॉग ऑफ -5 जो होगा इट इज इक्वल टू 10 to the power -5. ये आएगा बेटा इसका आंसर. एंटीलॉग वुड बी इक्वल के इज इक्वल टू 10 raised to the power -5. तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा पहला वाला ऑप्शन 10 raised to the power -5. वाटर कंटेन्स डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड. वाटर में डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक. इट्स रिएक्शन विथ वाटर इज रिप्रेजेंटेड एज, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन कर दिया, ये बनेगा इसका रिएक्शन, ठीक. केसी फॉर द रिएक्शन इज, केसी का वैल्यू दिया, पीएच का वैल्यू दिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ HCO3/CO2. तो पहले इसमें दिया है बेटा पीएच का वैल्यू 6, पीएच लिखा है 6. इसका मतलब जो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन होगा दैट इज इक्वल टू 10 raised to the power -6. इसका मतलब ये भी है कि जो H3O का कॉन्सेंट्रेशन होगा H3O प्लस का वो भी होगा 10 raised to the power -6. ऐसा क्यों, क्योंकि H प्लस जो होगा वो H प्लस फॉर्म में नहीं H3O प्लस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा 10 raised to the power -6. अब आपको इस रिएक्शन का निकालना बेटा केसी वैल्यू. केसी कैसे निकालेंगे, केसी इज इक्वल वही निकालना है, हाँ केसी किसके बराबर आएगा, एक तो आएगा H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आएगा, ठीक. उसके बाद क्या करेंगे बेटा, उसके बाद आएगा HCO3 का कॉन्सेंट्रेशन, HCO3 का कॉन्सेंट्रेशन माइनस डिवाइड बाई क्या करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन. वाटर का अमाउंट जो होगा वो प्रैक्टिकली अनचेंज रहेगा, नहीं चाहिए. तो केसी का वैल्यू दिया है कितना, आपको किसका वैल्यू निकालना, HCO3 पे कार्बन डाइऑक्साइड, HCO3 पे कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये HCO3 पे कार्बन डाइऑक्साइड किसके बराबर आएगा, HCO3 माइनस डिवाइड बाई कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन CO2. ये किसके बराबर आएगा, इट इज इक्वल ये आएगा K डिवाइड बाई KC डिवाइड बाई H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, H3O प्लस. तो KC का वैल्यू दिया आपको 3.8 इंटू 10 to the power -7 डिवाइड बाई H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन होगा 10 raised to the power -6. तो आंसर आएगा 3.8 इंटू 10 raised to the power -1. 3.8 into 10 raised to the power -1, first option is the answer. देखिए बेटा क्या लिखा है, कैलकुलेट द सॉल्बिलिटी ऑफ सिल्वर फॉस्फेट इन 0.1 मोलर AgNO3. पहली बात, सिल्वर फॉस्फेट जो होता है वो स्पायरिंगली सॉल्युबल साल्ट होता है, उसकी सॉल्बिलिटी ज़्यादा नहीं होती है. दूसरी बात, जब उसको डिजोल्व करेंगे तो उसमें आप और एक चीज़ डाल रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट.
पहली सिल्वर फॉस्फेट जो है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उतना ज़्यादा डिसोशिएट नहीं होगा, डिसॉल्व नहीं होगा, स्पैरिंगली सॉल्युबल साल्ट है। आप उसमें आप सिल्वर नाइट्रेट भी डाल रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो सिल्वर नाइट्रेट डालने की वजह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें Ag का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, वो क्या करेगा, वो बैकवर्ड शिफ्ट करेगा और Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जो सिल्वर फॉस्फेट से आएगा उसको कम कर देगा ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। तो पहले लिखेंगे हम सिल्वर फॉस्फेट, सिल्वर फॉस्फेट का फॉर्मूला आएगा Ag3PO4, ये हो गया बेटा सिल्वर फॉस्फेट। अगर ये सिल्वर फॉस्फेट होगा ये टूटेगा, जब ये टूटेगा क्या देगा, 3 टाइम्स Ag+1 और आएगा PO4-3, PO4-3, ये बनेगा इसका फॉस्फेट। इसकी सॉल्युबिलिटी मान लेते हैं हम, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू S। अब इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होगी 3S और इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होगी S। क्या ये सिर्फ 3S होगा, नो, इसमें और भी चीज़ ऐड होगा। इसमें 0.1 ये मोलर दिया है सिल्वर नाइट्रेट, इसमें और ऐड हो जाएगा बेटा 0.1। अब ये जो 3S प्लस 0.1 होगा, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन निकलेगा टोटल में वो आएगा बेटा 3S प्लस 0.1। अब पहली बात जो है वो है कि जो KSP है उसका वैल्यू देखिए अब 10⁻⁻16, तो ये बहुत कम डिजॉल्व होगा, तो जो 3S का वैल्यू होगा 0.1 के कंपैरिजन में वो तो नेग्लिजिबल होगा, तो इस वाले वैल्यू को हम मान लेंगे इट इज इक्वल टू 0.1। तो अब हमें निकालना है क्या, वो निकाल देंगे, लिख देंगे KSP किसके बराबर आएगा, KSP इज इक्वल टू, पहले सिल्वर का कॉन्सेंट्रेशन, सिल्वर का कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे तो सिल्वर आयन का 0.1 वो लिख देंगे 0.1 इनटू फॉस्फेट का कॉन्सेंट्रेशन होगा S, बस पावर आएगा इक्वल टू 1, तो 0.1 आएगा इसका कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन पावर आएगा बेटा 3, पावर आएगा 3, 0.1 तो आएगा लेकिन पावर रहेगा बेटा 3 क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 3 है। तो अब देखिए बेटा S इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, KSP डिवाइड बाई 0.1 टू द पावर 3 हो गया 10⁻⁻3, तो S किसके बराबर आएगा, KSP वैल्यू दिया है 1.1 इंटू 10⁻⁻16 डिवाइड बाई 10⁻⁻3, S इज इक्वल टू कितना आएगा 1.1 इंटू 10⁻⁻13, ये आएगा बेटा सॉल्युबिलिटी का वैल्यू। दिस वुड बी द आंसर, इतना मोलर होगा इसका सॉल्युबिलिटी। बेटा आई विल टेक वाटर। चलिए बेटा लेट्स गेट अवे विथ अनदर क्वेश्चन। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा, द कंजुगेट बेस ऑफ CH3NH2, इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, इस वाले का कंजुगेट बेस निकालना। अगर कंजुगेट बेस है तो एसिड होगा, H पॉजिटिव दे देगा, H पॉजिटिव दे दिया तो NH बचेगा, अगर NH बचेगा NH+2 तो नहीं आएगा, चार्ज 0 होगा, तो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। अगर ये इसका कंजुगेट क्या निकालना है, कंजुगेट बेस, ये तो एसिड होगा, एसिड होगा तो H पॉजिटिव दे देगा, अगर इसने H पॉजिटिव दे दिया, इसने H पॉजिटिव दे दिया, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो खत्म हो जाएगा, NH बचेगा, तो NH बचेगा CH2 होल ट्वाइस, दिस वुड बी द आंसर। सुनिए बेटा अब क्या आपको दिए हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स, एक तो AX दिया है, दूसरा दिया BX2, हैव देयर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स कांस्टेंट्स इक्वल, इनके KSP वैल्यू जो है वो सेम है, विच आर द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन गलत है। पहला वाला ऑप्शन दिया सॉल्युबिलिटी ऑफ AX इज लेस देन सॉल्युबिलिटी ऑफ BX2, हमें नहीं पता है किसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, हम इस बारे में कोई बात नहीं कर सकते हैं पहले ऑप्शन के बारे में कि सॉल्युबिलिटी ऑफ AX ज़्यादा होगी या BX2 ज़्यादा होगी। दूसरा लिखा है इफ S1 and S2 आर द मोलर सॉल्युबिलिटीज ऑफ AX एंड BX2 देन S1 इज, ये हम कंफर्म कर सकते हैं। कैसे कंफर्म कर सकते हैं, देखिए आप बेटा मैं पहले ले लूँगा सॉल्ट जो है वो है बेटा AX, सॉल्ट इज AX, ये टूटेगा, एक तो देगा A प्लस और दूसरा देगा बेटा X-1। अब इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो है S1 के बराबर, इसकी सॉल्युबिलिटी लिखेंगे S1 और इसकी सॉल्युबिलिटी लिखेंगे बेटा S1, ठीक है। इसका KSP वैल्यू निकाल देंगे, KSP वैल्यू आएगा बेटा S1 स्क्वायर, ये आएगा इसका KSP। अब जो दूसरा वाला है उसकी सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे, दूसरा क्या लिखा है बेटा BX2 जब टूटेगा ये देगा बेटा B+2 और देगा ट्वाइस X-1। इसकी सॉल्युबिलिटी जो है सॉल्युबिलिटी मानेंगे बेटा इसकी S2, इसकी सॉल्युबिलिटी भी रहेगी S2, इसकी सॉल्युबिलिटी रहेगी 2S2। इसका KSP निकालेंगे, KSP किसके बराबर आएगा, KSP वुड बी इक्वल, एक तो आएगा बेटा S2 इंटू 2S2 टू द पावर 2, तो
तो KSP कितना आएगा इसका, KSP वुड बी इक्वल S2 आएगा 3 बार 2 4 टाइम्स S2 टू द पावर S2 टू द पावर 3 आएगा, 4 टाइम्स S2 टू द पावर 3। अब आपको क्वेश्चन में वहीं से दिया है कि ये वाला सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट दूसरे वाले का और पहले वाले का सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट आपस में क्या है, ये बराबर है। तो ये वाले दो आपस में बराबर है, ये वाला सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट और ये वाला सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट बराबर है। इन्हीं को इक्वेट करेंगे, आंसर आएगा। तो इक्वेट करें कैसे करेंगे, S1 स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 4 टाइम्स कितना आएगा बेटा, 4 टाइम्स लेट मी फर्स्ट चेक इट, इफ इट इज 2s to the power 2 raised by 4 S2 बेटा जस्ट वेट, S1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स S2 टू द पावर S रेज पावर आएगा बेटा यहाँ पे 3। अब यहाँ पे स्क्वायर है, वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा, S1 वुड बी इक्वल 2 का स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, रूट तो ये बनेगा 2, ये बनेगा S2, जब ये अंडर रूट जाएगा पावर में मल्टीप्लाई होगा 1/3, ये बनेगा 3/2। तो ये बनेगा इसका सॉल्बिलिटी। अब इस वाले को हम कंफर्म करेंगे क्या बोल रहा है, S1 का जो वैल्यू है वो S1 का वैल्यू ज़्यादा है, ट्वाइस है किसका, S2 टू द पावर 3/2। अब ये वैल्यू जो है ना ये पॉजिटिव है, S2 का जो पावर टर्म है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब जो S2 होगा उसका वैल्यू कम होना चाहिए। जब उसको आप डबल करेंगे, ट्वाइस करेंगे इस वाले वैल्यू को, तब S1 के बराबर आएगा। इसका मतलब S1 का जो वैल्यू होगा वो ज़्यादा होगा, तो S1 की सॉल्बिलिटी ज़्यादा होगी। सॉल्बिलिटी ऑफ AX इज लेस देन, ये वाला ऑप्शन भी इसका गलत है। सॉल्बिलिटी ऑफ AX लेस देन नहीं होगा, सॉल्बिलिटी का जो AX की जो सॉल्बिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि S1 का वैल्यू ज़्यादा निकल रहा है इससे। तो उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन लिखा है ट्वाइस S2 टू द पावर 2/3 लिखा है, ये वाला ऑप्शन भी इसका गलत ऑप्शन ही होगा। तो दोनों ऑप्शन इसमें गलत आएंगे। आप आंसर की में शायद चेक कर लेना, 2 आंसर आया था, इसका आंसर फर्स्ट भी आएगा। देखिए बेटा क्या, व्हाट इज द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ 0.01 नॉर्मल अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन इट इज बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.01 नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड। आपको इसका दिया बेटा Kp, ये Kp नहीं होना चाहिए, इट शुड हैव बीन Kb, क्योंकि वीक बेस है तो इसका आपको दिया होना चाहिए, Kb वैल्यू आपको दिया होना चाहिए। अब आपको क्या निकालना है बेटा, परसेंटेज डिसोसिएशन। परसेंटेज डिसोसिएशन किसके बराबर आएगा, सिंपल आंसर है, एक तो निकालेंगे आप बेटा Kb वैल्यू, इनटू करेंगे 100 डिवाइड बाई करेंगे नॉर्मेलिटी। तो Kb का वैल्यू बताइए, 2 × 10⁻⁵ इंटू 100 हो गया 10⁻² डिवाइड बताए नॉर्मेलिटी, 10⁻⁻² आएगा नॉर्मेलिटी, दैट इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁵ इंटू 10⁻, ये -2 ऊपर आएगा, +2 बन जाएगा 10⁻⁴, वो होगा बराबर 2 × 10⁻²⁻1, वो आएगा बेटा बराबर 0.2%। 0.2%, इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 0.2% विल बी द करेक्ट आंसर। On addition of a solution containing chromate ions, chromate ion होगा to the solution of barium, strontium and calcium। आपके पास एक solution है, उसमें barium है, strontium है और calcium है, उसमें आप ऐड कर रहे हैं chromate ions। The precipitate obtained first will be, पहले जो precipitate होगा वो किसका बनेगा, पहले तो 3 आयन्स में से किसका precipitate पहले बनेगा। तो इसके लिए सिंपल सा रूल है, जो barium होगा और strontium है, कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बैरियम, ग्रुप 2 एलिमेंट्स है, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो सॉल्बिलिटी होगी, सॉल्बिलिटी डिक्रीज। अगर सॉल्बिलिटी डिक्रीज होगी तो ऑब्वियसली बात है कि अगर प्रेसिपिटेट बनेगा ही, वो पहले ही उसी का बनेगा जिसकी सॉल्बिलिटी कम है, वो है बैरियम की सॉल्बिलिटी, इसका मतलब इसका प्रेसिपिटेट पहले बनेगा। अगर इसका प्रेसिपिटेट पहले बनेगा तो इसका जो प्रेसिपिटेट होगा वो बनेगा बेटा कौन सा, Sr, बैरियम वाला। तो इसका आएगा बेटा ये वाला, थर्ड पार्ट वुड बी द आंसर, बैरियम क्रोमेट पहले बनेगा। द pH ऑफ 0.5 मोलर NaCN, जो pH होगा 0.5 मोलर NaCN का, वो किसके बराबर होगा, K ऑफ HCN वुड बी इक्वल टू दिस। तो NaCN को देख लेते हैं, NaCN जो होता है NaCN, ये किसका साल्ट होगा, NaCN देखिए किसका साल्ट है, एक तो होगा NaOH का साल्ट, NaOH का साल्ट प्लस होगा HCN का साल्ट। सिंपल में समझिए, ये तो एक स्ट्रॉन्ग बेस है प्लस है वीक एसिड,
स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का साल्ट है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड साल्ट है तो साल्ट हाइड्रोलिसिस से फॉर्मूला बताएंगे पीएच वुड बी इक्वल टू, स्ट्रॉन्ग बेस है तो पीएच 7 से ज़्यादा होगा, 7 + 1/2 ऑफ pKa प्लस log C प्लस log C। साल्ट हाइड्रोलिसिस से आंसर निकाल सकते हैं। pH वुड बी इक्वल टू 7 + 1/2। pKa का वैल्यू देखिए बेटा, Ka का वैल्यू दिया आपको 5 × 10⁻⁻10, इसका मतलब होगा ये होगा माइनस log ऑफ 5 × 10⁻⁻10, ये होगा प्लस log C। log C का वैल्यू कितना है, C का वैल्यू देखिए 0.5, 0.5 मीन्स 5 × 10⁻⁻1, ये आएगा इसका वैल्यू। इसी पार्ट को आपको सॉल्व करना है। 7 + 1/2, अब आपको माइनस करना है बेटा। अब देखिए ये बनेगा माइनस, पहले क्या आएगा log 5 और उसके बाद आएगा प्लस log ऑफ 10⁻⁻10 ये बनेगा। और इसका वैल्यू कितना आएगा, वो आएगा log 5 प्लस log 5 प्लस आएगा बेटा log ऑफ 10⁻⁻1, 10⁻⁻1। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, pH इज इक्वल टू 7 प्लस उसके बाद आएगा 1/2। उसके बाद इस वाले पार्ट को सॉल्व करिए। ये बेटा log 5 की जो वैल्यू होती है किसके बराबर होगी, 0.698, तो ये होगा 0.698। 0.698 हम लिखेंगे माइनस 0.698, उसके बाद log 10⁻⁻10, वो हो गया -10 ही, सीधे -10 ही। उसके बाद प्लस आएगा log 5 का वैल्यू कितना होगा 0.698, उसके बाद आएगा log 10⁻⁻1 हो गया -1। तो ये आपका आंसर आएगा। pH इज इक्वल टू, pH क्या आएगा 7 + 1/2 ऑफ, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो ये माइनस साइन यहाँ पे बेटा, माइनस साइन चेक कर लो आप, माइनस log ऑफ दिस माइनस माइनस बनेगा बेटा यहाँ पे प्लस। तो ये माइनस जो बाहर वाला माइनस होगा ये सिर्फ log 5 को ही नहीं है, इसको भी है, तो ये बनेगा प्लस। तो इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा आंसर, 9.302, और प्लस इन दोनों का माइनस करेंगे तो -0.302। इनको सॉल्व करेंगे तो पहले आप देखिए क्या जो pH है, ऑप्शंस में 2 आंसर्स दिए 7 से ज़्यादा, तो 2 में से कौन सा आंसर आएगा, 7 + 1/2 ऑफ। इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर वुड बी इक्वल टू, इसका आंसर आएगा बेटा, इसको सॉल्व करेंगे ना आप, तो आंसर जो आएगा, आंसर वुड बी इक्वल टू 11.5। इसको सॉल्व कर लेना आप, जो pH आएगा बेटा, pH वुड बी इक्वल टू 11.5। मेथड समझ में आया, मेथड याद रखो कैसे क्या सोल्यूशन इसको सॉल्व करना है। कैलकुलेशन थोड़ा सा सिंपल खुद है, अच्छे से कर लो, तो कैलकुलेशन करके इसका आंसर आएगा बेटा, आंसर वुड बी इक्वल टू 11.5, आंसर आएगा बेटा 11.5। The pH of two equimolar weak acids are 3 and 5 respectively. Their relative strength is, इनके relative strength क्या है, आसान है। देखो बेटा क्या है, पहले वाला जो pH है ना वीक एसिड का, उसका जो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन होगा पहले वाले में, H प्लस ऑफ फर्स्ट एसिड जो पहला दिया है, इट वुड इक्वल टू 10⁻⁻3, क्योंकि pH दिया है 3। और उसके बाद जो दूसरा दिया है उसका H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन जो होगा दूसरे वाले एसिड का, वो दिया बेटा 10⁻⁻5। हम अगर हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालना, हम क्या करेंगे, हम इन्हीं दो का रेशो निकाल देंगे। रिलेटिव स्ट्रेंथ में इन दो का रेशो निकाल देंगे, इन दो का रेशो निकाल के आंसर आएगा। तो रेशो निकाल दो इन्हीं दो का, तो वो आएगा H प्लस एसिड 1, मैं लिखूंगा पहले ऊपर एसिड 1 डिवाइड बाई करेंगे बेटा एसिड 2। इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 10⁻⁻5 ऊपर आएगा, वो आएगा 100 डिवाइड बाई 1 विच इज इक्वल टू 100:1। 100:1 आएगा इसका आंसर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट वुड बी थर्ड पार्ट। करेक्ट ऑप्शन आएगा बेटा थर्ड पार्ट के बराबर। अब देखिए 400 ml ऑफ 0.1 मोलर KCN, आपको 400 ml दिए हैं किसके बेटा, 0.1 मोलर KCN, 400 ml ऑफ 0.1 मोलर KCN एंड 200 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl आर मिक्सड एट 25। डिटरमाइन द pH ऑफ द मिक्सचर।
पी के आप HCN का पी के दिया, इसका मतलब रिएक्शन करवाना पड़ेगा, तो रिएक्शन से आंसर आएगा डेफिनेटली। देखिए रिएक्शन क्या बेटा, आपको लेना है KCN ले लिया प्लस HCl ले लिया, KCN प्लस HCl दोनों को मिक्स करेंगे तो एक तो बनेगा HCN प्लस KCl बनेगा, HCN प्लस KCl बन गया ये। अब इसका जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1 1 है, सबका बैलेंस्ड है। इसके कितने मोल दिए हैं बेटा, वॉल्यूम कितना दिया है 400 ml दिया वॉल्यूम, उसकी मोलरिटी कितनी दी है 0.1। HCl के कितने मोल्स दिए हैं 200 ml और इसका 0.1, इनको सम करेंगे तो ये आएगा 40 मिलीमोल, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आएंगे 40 मिलीमोल। इसके मिलीमोल कितने आएंगे बेटा, इसके आएंगे बेटा 20 मिलीमोल। अब देखिए इनमें से LR कौन है और इनमें से ER कौन है, ये बनेगा बेटा इसका LR और ये होगा इसका ER। अगर ये LR होगा तो 20 इसके ख़त्म हो जाएंगे इसके 20 के साथ, इसके 20 के साथ ख़त्म, तब जो ये वाला बनेगा HCN ये बनेगा बेटा 20 मिलीमोल ये बनेगा। अगर ये 20 मिलीमोल होगा तो ये कितना बचेगा बेटा, इस पर ध्यान दे, तो ये कितना बचेगा लेफ्ट रिएक्शन होने के बाद ये बचेगा बेटा 20 मिलीमोल बचेगा। अब इसमें एक चीज़ तो समझ में आ रही है, जितना बचे हुए KCN का कॉन्सेंट्रेशन निकलेगा उतना HCN का भी कॉन्सेंट्रेशन निकलेगा। दूसरी बात, ये क्या बन गया बेटा KCN और HCN कौन सा एसिड है बेटा, ये है वीक एसिड, ये वीक एसिड है और ये इसी वीक एसिड का साल्ट है विद स्ट्रॉन्ग बेस। जो HCN है बेटा ये वीक एसिड है और जो KCN है ये है वीक एसिड का साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। इसका मतलब ये दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म ए बफर, एसिडिक बफर बनाएंगे। अगर एसिडिक बफर बनाएंगे तो pH किसके बराबर आएगा, pH इज इक्वल PK प्लस लॉग ऑफ साल्ट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई एसिड कॉन्सेंट्रेशन। बताइए pH इज इक्वल टू, pH किसके बराबर आएगा, PK कितना दिया है HCN का 6 प्लस लॉग ऑफ साल्ट बाई एसिड। साल्ट और एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू है वो दोनों का सेम है, अगर दोनों का सेम है सारा कैंसिल होकर निकलेगा तो pH जो होगा pH वुड बी इक्वल टू 6। तो इसका जो pH आएगा दैट pH वुड बी इक्वल टू 6 के बराबर है। देखिए बेटा क्या, हाउ मेनी ग्राम्स, आपको कितने ग्राम्स देने हैं, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड शुड बी रिमूव्ड, कितने निकालने पड़ेंगे फ्रॉम 1 लीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ pH 2 टू इंक्रीज इट इज pH अप टू 3। आपको बताना है कि कितने ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आपको रिमूव करने हैं 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन से, सच दैट उससे क्या होना चाहिए कि जो pH इंक्रीज होना चाहिए वो 2 से कहाँ होना चाहिए 3 से, मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम करना है। अब कैसे कर पाएंगे आप ये, देखिए पहली बात है व्हेन pH इज इक्वल टू 2, अगर pH किसके बराबर होगा 2 के बराबर, ओवेस्ट सी बात है कि जो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन होगा वो किसके बराबर होगा, दैट वुड बी इक्वल टू 10 रेज़ पावर -2। जो सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन होगा H2SO4 वो इसका आधा होगा क्योंकि इसका एन फैक्टर 2 है, तो वो होगा 10 रेज़ पावर -2 डिवाइड बाई 2, 10 रेज़ पावर -2 डिवाइड बाई 2 वो कितना आएगा बेटा, वो आएगा 0.5 इंटू 10 रेज़ पावर -2। उसको लिख देंगे हम बेटा ऐसे 50 इंटू 10 रेज़ पावर -4। मैं लिखूंगा बेटा 5.0 इंटू 10 रेज़ पावर -3, वैसे भी ठीक था, 5.0 इंटू 10 टू द पावर -3, यह आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो पहले आपके पास इतना कॉन्सेंट्रेशन है, अब आप क्या कर रहे हैं, आप pH बढ़ा रहे हैं, व्हेन pH इज इक्वल टू 3, अगर pH की वैल्यू कितनी होगी 3, तब जो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन होगा वो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर होगा 10 रेज़ पावर -3। सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन वो आएगा बराबर 10 रेज़ पावर -3/2। ऐसा क्यों होगा 10 रेज़ पावर -3/2, क्योंकि 10 रेज़ पावर -3/2 इसलिए होगा क्योंकि उसका एन फैक्टर 2 है, तो वो आएगा 0.5, वो आएगा 5 इंटू 10 रेज़ पावर -4, ये आएगा इसका कॉन्सेंट्रेशन। अब आपको क्या करना, आपको कितने मोल्स, वही लिखा है ना बेटा, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड शुड बी रिमूव्ड, कितने ग्राम्स आप रिमूव करेंगे, तो कितने ग्राम्स आपको रिमूव करने पड़ेंगे, वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा बराबर, मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू बी रिमूव्ड, वो आएगा बराबर M1V1 माइनस M2V2, इतने मोल्स आपको रिमूव करने हैं। M1 का वैल्यू आपको पता है, वहां से निकाला 5 इंटू 10 रेज़ पावर -3, V1 का वैल्यू वहीं से दिया, वॉल्यूम इज 1 लीटर, तो आपको वॉल्यूम चेंज नहीं करे, 1 है तो रहने दो 1 ही। M2 का वैल्यू 5 इंटू 10 रेज़ पावर
-4। इसको ऐसे निकाले बेटा, इन दोनों में -4 कॉमन निकालेंगे। -4 के लिए इसको 50 कर देंगे, 50 इंटू 10⁻⁻4, वो आएगा 5 इंटू 10⁻⁻4। बताइए कितना आएगा बेटा, 5 50 माइनस ये होगा 45, 45 इंटू 10⁻⁻4। तो ऐसे आप इसका आंसर निकाल सकते। जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो 4.5 इसका आंसर जो आएगा बेटा वो ऐसे निकालेंगे, इसको सिंपलीफाई करके 4.5 इंटू 10⁻⁻3। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे, इसका आंसर जो लास्ट में आएगा, इसका आंसर आएगा 0.441। दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। देखिए बेटा क्या है, गिवन दैट KSP आपको दिया है, KSP का वैल्यू, KSP आपको AgR का दिया है कितना, किसके बराबर है, 8.5 इंटू 10⁻⁻7। द सॉल्बिलिटी ऑफ Ag इन 0.1 मोलर। इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया था सिल्वर फॉस्फेट का, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। आपको क्या निकालना है, सॉल्बिलिटी निकालनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, पहली बात कि जो जिसकी निकालनी है KSP ऑफ AgI, तो हम निकालेंगे AgI जो होगा जब ये टूटेगा, जब ये टूटेगा बेटा, जब ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, एक तो बनाएगा Ag प्लस और बनाएगा बेटा I-1। ठीक है, इसकी सॉल्बिलिटी मान लेंगे S, सॉल्बिलिटी इज इक्वल टू X। अब Ag की कितनी सॉल्बिलिटी होगी, दैट वुड बी X, इसकी कॉन्सेंट्रेशन I की सॉल्बिलिटी होगी S। अब आपको करना क्या बेटा, अब आपको Ag जो डाल रहे हैं वो आप डाल रहे हैं इन 0.1 मोलर KI सोल्यूशन। अब आप इसमें KI सोल्यूशन ऐड कर रहे हैं, KI सोल्यूशन किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा, I-1 का। उसकी वजह से क्या होगा, कॉमन इफेक्ट इसका होगा, बैकवर्ड शिफ्ट, सॉल्बिलिटी हो जाएगी डिक्रीज। तो अब इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा I-1 का, एक तो S पहली से और कितना वैल्यू है प्लस 0.1। इसको हम अप्रोक्सीमेटली मानेंगे 0.1। क्यों मानेंगे 0.1, क्योंकि सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट का वैल्यू कितना है 10⁻⁻17, वो बहुत ही कम है। तो अगर हम निकालेंगे KSP कितना आएगा, KSP इज इक्वल, वो आएगा बराबर S सॉल्बिलिटी इंटू 0.1। तो आपको क्या चाहिए, सॉल्बिलिटी निकालना है, सॉल्बिलिटी इज इक्वल टू KSP डिवाइड बाई 0.1। 0.1 KSP का वैल्यू दिया है 8.5 इंटू 10⁻⁻17, डिवाइड करेंगे 0.1 विच इज 10⁻⁻1, ऊपर आएगा 8.5 इंटू 10⁻⁻16। ये आएगा बेटा सॉल्बिलिटी का वैल्यू। इसका जो ऑप्शन आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा, 10⁻⁻16, वो आएगा बेटा सेकंड ऑप्शन इसका आंसर। द सॉल्बिलिटी ऑफ PbOH2 इन वाटर इज दिस। आपको सॉल्बिलिटी दी है PbOH2 के, किसमें बेटा, वाटर में। कैलकुलेट द सॉल्बिलिटी ऑफ PbOH2, आपको सॉल्बिलिटी निकालनी है बेटा PbOH2 की इन अ बफर सोल्यूशन ऑफ pH 8। तो पहली चीज़ है आपको सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि आपको सॉल्बिलिटी दी है। तो पहले हम निकालेंगे इसका सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट। पहले हम लेंगे PbOH2, PbOH2 लिया, ये डिसोशिएट कराएंगे, ये बनेगा Pb+2 और बनेगा बेटा ट्वाइस OH-1। अब इसकी सॉल्बिलिटी मानेंगे हम बेटा इक्वल टू S, इसकी सॉल्बिलिटी होगी S और इसकी सॉल्बिलिटी होगी 2S। KSP वैल्यू हमें पता ही नहीं है, तो पहले निकालना है KSP। KSP इज इक्वल टू S इंटू 2S स्क्वायर। तो KSP का वैल्यू नहीं पता है, वो निकाल देंगे कि ये आएगा 2⁻², 4S टू द पावर 3, वो आएगा इक्वल टू 4 इंटू सॉल्बिलिटी का वैल्यू कितना है 5 इंटू 10⁻⁻6, 5 इंटू 10⁻⁻6 टू द पावर 3, वो आएगा KSP इज इक्वल 4 इंटू 5 टू द पावर 3 हो गया 125, 125 इंटू 4 हो गया 500, 500 इंटू 10⁻⁻18, ये आएगा बेटा इसका KSP। अगर ये KSP आ गया तो इसका वैल्यू लिख देंगे ऐसे 5 इंटू 10⁻⁻16, ये आएगा KSP का वैल्यू। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट सॉल्बिलिटी ऑफ लेड हाइड्रोक्साइड इन बफर सोल्यूशन ऑफ pH इज इक्वल टू 8। अब जो बफर सोल्यूशन है उसका pH 8 है। अब बफर सोल्यूशन का pH जो है वो 8 के बराबर दिया है, इसका मतलब है कि जो pH होगा देयरफॉर POH वो होगा 6 के बराबर। अगर POH 6 होगा तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, वो होगा बराबर 10⁻⁻6 के बराबर। अगर 10⁻⁻6 हुआ OH कॉन्सेंट्रेशन, अब लेड हाइड्रोक्साइड दोबारा लेना पड़ेगा। लेड हाइड्रोक्साइड दोबारा लेंगे PbOH2, OH2 क्या देगा बेटा, एक तो देगा Pb+2 और दे देगा बेटा ट्वाइस OH-1। अब सॉल्बिलिटी किसकी कितनी है वो तो आपको पहले से पता है, हम लिखेंगे KSP इज इक्वल, इसकी सॉल्बिलिटी होगी बेटा S प्लस S इंटू सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट निकाल रहे हैं हम S इंटू इसकी सॉल्बिलिटी कितनी है, इसका कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁻6, इसको पावर आएगा 2।
अब KSP का वैल्यू आपको पता है 5 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 16, तो S किसके बराबर आएगा 5 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 16 माइनस 16 डिवाइड बाई क्या करेंगे बेटा, इंटू करेंगे 10 रेज़ पावर माइनस 12, यहाँ जाएगा आएगा 10 रेज़ पावर प्लस 12, क्योंकि आपको S निकालना है। तो S इज इक्वल टू 5 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 4 मोलर, ये आएगा बेटा इसकी सॉल्बिलिटी। 5 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 4 मोलर, दिस वुड बी द सॉल्बिलिटी। प्योर वाटर हैज पीके, प्योर वाटर का आपको पीके दिया है 13.36 है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। द पीएच ऑफ वाटर है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जो पीएच का पीके वैल्यू दिया, वाटर का पीके वैल्यू दिया आपको पीएच निकालना, पीएच इज इक्वल टू 1/2 ऑफ पीके। तो पीएच जो होगा इट वुड बी इक्वल टू किसके बराबर 1/2, पीके का वैल्यू कितना है 13.36, 13 का आधा कर दो वो आएगा बेटा 6.68। आपको क्या लिखा बेटा, व्हाट शुड बी द H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.06 मोलर। H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए 0.6 मोलर, कौन सा बेंजोइक एसिड, इसका K वैल्यू आपको दिया है, K मीन्स Ka वैल्यू, डिसोसिएशन कांस्टेंट इसका दिया। अब पहली आपको बात पता है, जो बेंजोइक एसिड होता है वो एक वीक एसिड होता है, क्योंकि वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इट्स अ वीक एसिड। अगर वीक एसिड होगा तो जो बेंजोइक एसिड होता है उसका एन फैक्टर भी 1 होता है, बिल्कुल एसिटिक एसिड की तरह बिहेव करेगा, तो तब इसमें अप्लाई कर सकते हो ओस्टोर्ड्स डाइल्यूशन लॉ, हम H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। अब H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर आएगा, इट वुड बी इक्वल टू रूट ऑफ Ka इंटू सी, इसके बराबर आएगा। तो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर आएगा, रूट ऑफ Ka का वैल्यू दिया है 6 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 5 और C का वैल्यू दिया है 6 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 3। देखिए H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर आएगा, H पॉजिटिव इज इक्वल 6 दो बार है, स्क्वायर कैंसिल होगा तो 6 आएगा, इंटू 8 आएगा तो 10 रेज़ पावर माइनस 4, ये आएगा बेटा H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन। 6 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 4 सेकेंड ऑप्शन आएगा। द प्रेसिपिटेट ऑफ, जो प्रेसिपिटेट बनेगा CF2 का, CF2 का जो प्रेसिपिटेट बनेगा बेटा इज obtained when equal volumes of फॉलोइंग आर मिक्सड। प्रेसिपिटेट कब बनेगा, जब हम इक्वल वॉल्यूम्स क्या करेंगे बेटा, मिक्सड। इसके लिए एक चीज़ याद रखो, पहले जो आयनिक प्रोडक्ट होगा, आयनिक प्रोडक्ट जो होता है, ये बेटा ये लिखा है KSP, इसने लिखा है KP, KP नहीं हो सकता है, प्रेसिपिटेट बनाना है KP नहीं होगा, KSP होगा। जो आयनिक प्रोडक्ट होगा वो ज़्यादा होना चाहिए देन सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट, जो आयनिक प्रोडक्ट होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए किससे, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट से। अगर आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा होगा सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट से तब भी ऐसा प्रेसिपिटेट बनेगा। अब इन ऑप्शंस में से डायरेक्टली देखें किसका सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट आयनिक प्रोडक्ट से कम होगा। इसका देखिए पहले KSP कितना दिया, 10 रेज़ पावर माइनस 10 वैल्यू, इसका देखिए 10 रेज़ पावर माइनस 3, 10 रेज़ पावर माइनस 5, ये 10 रेज़ पावर माइनस 3 है, वो 10 रेज़ पावर माइनस 5 है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना वो बनेगा बेटा 10 रेज़ पावर माइनस 8। देखिए उसके बाद क्या है, ये दिखा दूसरा 10 रेज़ पावर माइनस 5, 10 रेज़ पावर माइनस 3, 10 रेज़ पावर माइनस 5 और 10 रेज़ पावर माइनस 3। आयनिक प्रोडक्ट तो ज़्यादा होना ही चाहिए, तो इसका जो 10 रेज़ पावर माइनस 5 है 10 रेज़ पावर माइनस 3, ये इसी का वैल्यू बनेगा 10 रेज़ पावर माइनस 8। उसके बाद क्या है 10 रेज़ पावर माइनस 2 और 10 रेज़ पावर माइनस 3, 10 रेज़ पावर माइनस 2 और 10 रेज़ पावर माइनस 3, ये आंसर भी इसमें फिट नहीं बैठेगा। तो इसका वैल्यू जो आएगा 10 रेज़ पावर माइनस 4 और 10 रेज़ पावर माइनस 4 सी प्लस 2 KSP 1.7 इंटू माइनस 3 और माइनस 2। सबसे आयनिक प्रोडक्ट कहाँ पे ज़्यादा है बेटा, सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होगा आयनिक प्रोडक्ट का, सबसे ज़्यादा वैल्यू जो होगा 10 रेज़ पावर माइनस 2 और 10 रेज़ पावर माइनस 3, वो बनेगा 10 रेज़ पावर माइनस 5, यहाँ पे बनेगा माइनस 8, यहाँ पे बनेगा माइनस 8, यहाँ पे बनेगा माइनस 8, लेकिन यहाँ पे बनेगा माइनस 5। जहाँ पे आयनिक प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा होगा वही क्या होगा बेटा, वही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आएगा बेटा इसका थर्ड पार्ट आंसर। देखिए बेटा इसके बाद दिस परहैप्स द लास्ट क्वेश्चन, S0, S1, S2 एंड S3। S0, S1, S2, S3 आर द सॉल्बिलिटीज ऑफ AgCl। तो आपको दिया क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, AgCl आपको दिया है, AgCl की जो सॉल्बिलिटी है किस में निकालनी है, पहले इन वाटर, वाटर में कितनी है बेटा, वो दिया बेटा S0 के बराबर, वाटर में S0। दूसरा क्या लिखा है 0.01 मोलर कैल्शियम क्लोराइड, इसकी सॉल्बिलिटी है S1। तीसरा ऑप्शन क्या दिया 0.01
मोलर क्या दिया बेटा, NaCl, NaCl, इसकी सॉल्बिलिटी है बेटा S2। और तीसरा वाला क्या दिया, 0.5 मोलर, 0.5 मोलर AgNO3 होना चाहिए, AgNO3, इसकी सॉल्बिलिटी दिया है S3। आपको बताना है कि सॉल्बिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। पहली बात कि अगर आप AgCl को ये तीनों साल्ट्स ऐड करेंगे, वो कॉमन आयन इफेक्ट करेंगे और इसका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट करेंगे, सॉल्बिलिटी डिक्रीज करेंगे। सबसे ज़्यादा सॉल्बिलिटी जो होगी मैक्सिमम होगी S0 मीन्स वाटर में। तो पहली सॉल्बिलिटी सबसे ज़्यादा वाटर में। दूसरी सॉल्बिलिटी किस में होगी, दूसरी सॉल्बिलिटी जो ज़्यादा होगी सबसे ज़्यादा वो होगी बेटा NaCl में। क्यों होगी NaCl में, इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन देखो, इसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम है 0.01, इसका भी 0.01 है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसकी सॉल्बिलिटी हमें देखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसकी जो सॉल्बिलिटी होगी नंबर सेकंड पे ये आएगा, यहाँ पे ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे एक ही Cl निकल रहा है, यहाँ पे कितने निकल रहे हैं, 2। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 1 kg होगा, लेकिन इसका कॉन्सेंट्रेशन तो ज़्यादा है, ज़्यादा कॉमन आयन इफेक्ट करेगा, तो दूसरे नंबर पे आएगा बेटा S2। उसके बाद देखिए तीसरे नंबर पे क्या आएगा, तीसरे नंबर पे इन दोनों में से इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो इसकी वजह से जो सॉल्बिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी, इसकी वजह से सॉल्बिलिटी कम होगी। तो उसके बाद आएगा S1 और लास्ट में आएगा बेटा S3। दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन। तो इसमें ऑप्शन में कौन सा वाला मैच होगा, ऑप्शन में मैच होगा पहला वाला। तो चले बेटा, ये था हमारा आज का डिस्कशन। आई होप आप मेहनत ज़रूर करेंगे और अगर कोई क्वेरी होगी आप पूछ सकते हैं। अल्लाह आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।